नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एंड क्रैक में। जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि इकोनॉमिक्स का एक मैराथन वीडियो आपको प्रस्तुत किया जाएगा, तो उसे लेके मैं आ गया हूं। मैं ये स्वीकार करता हूं कि इसे लाने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि एग्जाम आपका 4 से 5 दिन बचा हुआ है। मगर आप यकीन मानिए, अगर पूरे वीडियो को देखते हैं तो आप खुद कहेंगे कि सर देर आए मगर दुरुस्त आए, क्योंकि इसमें आपको पूरा जो सिलेबस है आपका इकोनॉमिक्स का, उसका निचोड़ तो प्रस्तुत किया ही गया है। साथ ही साथ पिछली बार देखा गया कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सेक्शन था जहाँ पे सिलेबस से बाहर की भी चीज़ें पूछी गई थी, तो हमने उसको भी कवर किया है और आपको कॉन्सेप्ट भी बताया है। अगर कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको भी कर लेंगे, क्योंकि पिछली बार एक एक क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट के बेस पे आया हुआ था, तो आप उसको भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका इस वीडियो के बाद आपकी जो तैयारी है वो 5 से 5 क्वेश्चन आने की हो जाएगी। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़िए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा सिलेबस है अर्थशास्त्र का, इस पूरे सिलेबस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और मैं बता दूं, इससे पहले हमने पंचवर्षीय योजनाओं को, हरित क्रांति को, दूध विकास एवं फ्लड को और आपका जीएसटी को, इन चारों का एक अलग अलग वीडियो बना के इसको कवर कर लिया था। साथ ही एक वीडियो मैंने पिछली वर्ष जो क्वेश्चन आए हुए थे उनका सेक्टर बताने के लिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था उसको बनाया हुआ है। तो आप इस 5 वीडियो को जो है पहले देख लीजिए अच्छे से, या फिर इस वीडियो को बाद में देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको इन सब चैप्टर्स को मर्ज कर दूं, जिससे आप एक ही वीडियो में पूरा निचोड़ पा जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सिलेबस है, हम पूरी सिलेबस को इसमें कवर करेंगे। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। आज का पहला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है आपका पूंजीवादी, दूसरा होता है समाजवादी, और जो तीसरा होता है वो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, इसमें जो नियंत्रण है वो निजी क्षेत्र का होता है और उनको जो इनका जो उद्देश्य होता है वो है प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। ठीक है, और ये जो है आपका, ये जो देन है ये एडम स्मिथ का, ये माने जाते हैं इसके, एडम स्मिथ। ठीक है, और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इनका जो उद्देश्य होता है वो होता है लोक कल्याण। ठीक है, ये लोक कल्याण के बारे में सोचते हैं और ये जो है कार्ल मार्क्स का है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वो, इसका उद्देश्य होता है लाभ और लोक कल्याण दोनों दोनों काम करना। ठीक है, और इसकी ये जो देन है ये है आपका केन्स का। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा। तो हमारा अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पे पूंजीवादी और समाजवादी, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र, इन दोनों का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो साथ में होती हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है इसका, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ये सही से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वह दर जिस पर बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। तो रिजर्व बैंक जो है, आरबीआई जो है, लोन दे रहा है किसको? वाणिज्यिक बैंकों को, कमर्शियल बैंक को। ठीक है, तो ये जो दर होती है वो होती है आपकी रेपो दर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और कौन सी दर होती है हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो मैंने जैसे बताया, आरबीआई लोन दे रही है कमर्शियल बैंक को। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक को अगर लोन दे रही है तो ये होता है आपका रेपो दर। ठीक है, रेपो दर। और दूसरा होता है आपका बैंक रेट। बैंक रेट भी वही होता है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को देता है, मगर ये शॉर्ट टर्म के लिए हो, सॉरी, ये जो है आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, ये जो बैंक रेट जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और अगर कम टाइम के लिए दे रहा है तो उसको रेपो रेट कहते हैं। आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगर आपका दीर्घकालीन दे रहा है लॉन्ग टाइम के लिए तो है आपका बैंक रेट, और अगर शॉर्ट टाइम के लिए दे रहा है तो है रेपो रेट। रेपो रेट मतलब वो शॉर्ट टाइम मीन्स 15 दिन के आसपास का है। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट होता है जिस पर कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई को पैसे देता है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा इसको, एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपका, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वेल मैं बता दूं, जिस तरह मैंने ऊपर बताया है 4 टॉपिक्स जो है मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो आप लोग को इसको वहाँ से कवर कीजिएगा। मैं यहाँ और चीज़ें एडिशनल बताने के लिए इसको लिया हूँ। हरित क्रांति के जनक जो है दामन ब्लॉग हैं, और भी जो क्रांतियाँ हैं वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, उसको मैं दिखा जा रहा हूँ आपको एक साथ। हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से। मैं जानता हूँ आपको कई सारी चीज़ें याद होंगी, मगर आप कंफ्यूज न हो बाद में एग्जाम में, इसलिए आप इसको दोहरा लीजिएगा एक बार। नीली क्रांति जो है आपका मत्स्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति जो है अंडे से है। पीली क्रांति जो है आपका तिलहन से है। और कृष्ण क्रांति जो है आपका, वो आपका बायोडीजल से है।
और जो लाल क्रांति है वो टमाटर एवं मांस उत्पादन दोनों से है, ठीक है। टमाटर और मांस उत्पादन दोनों से है। गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से है। जो बादामी क्रांति है वो मसाला उत्पादन से है। और जो सुनहरी क्रांति है आपका वो फल उत्पादन से, इसको याद कर लीजिएगा, आप लोगों को शायद ना याद हो, ना मालूम हो ये। और बादामी वाला भी आप लोग को शायद ना मालूम हो, ठीक है। अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ परियोजनाओं से है। गोल क्रांति जो है आलू से है। और इंद्रधनुष क्रांति जो है ये सभी क्रांतियों को एक साथ देखने के लिए है। तो मैं आशा करता हूँ आप भूलेंगे नहीं। मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। मैं PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी की स्थापना कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट होता है। सेबी की जो स्थापना है वो आपका 12 अप्रैल, डेट याद रखिएगा क्योंकि डेट भी पूछा जाता है एग्जाम में, 1988 को हुआ था, ठीक है। मगर इसको जो पावर्स हैं वो इसमें नहीं मिले थे। इसको जो पावर्स है वो मिलती है 1992 में, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो माधुरी बुच हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो बैंकिंग का भी एक हमने यहाँ देख लेते हैं कक्षा का कि कैसे बैंकिंग की शुरुआत हुई। तो पहले जो है 3 बैंक थे, ठीक है, 1 2 3। ये 3 बैंक थे आपके, बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है। एक मिनट, हाँ, 3 बैंक थे आपके। एक था आपका बैंक ऑफ बंगाल, एक था बैंक ऑफ मद्रास, और एक था आपका बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है। तो एक बंगाल था, एक आपका मद्रास था, और एक आपका बॉम्बे था, ठीक है। इन तीनों को मिला के सन 1921 में जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, ठीक है। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बाद में आके 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और तब इसका नाम रखा गया स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। और भारतीय स्टेट बैंक जो है आपकी इस समय सरकारी सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक है आपका। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में देख लेते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक के जो है इसकी जो स्थापना है ये 1894 में होती है। और ये एग्जाम में क्यों पूछता है, क्योंकि जो इसके संस्थापक थे वो आपके लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय प्लस साथ में एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था दयाल सिंह, ठीक है। इन दोनों लोगों ने, दयाल सिंह, इन दोनों लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की हुई थी। और एक और क्वेश्चन पूछता है अवध कॉमर्शियल बैंक से। अवध कॉमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक था जो जिसका प्रबंधन जो है, प्रथम ऐसा बैंक था जिसका प्रबंधन भारतीयों द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक के बारे में आप जानते ही हैं, इसके बारे में आगे हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट है, अब तक डिवैल्यूएशन कितनी बार हुआ है? तो डिवैल्यूएशन क्या होता है? ये होता है अवमूल्यन, अवमूल्यन हिंदी इसका, अवमूल्यन। अब ये क्या होता है, ये कौन सी वाला है भाई? तो अवमूल्यन होता है आपका जबकि सरकार होती है ना, ये जो पैसे की मूल्य है ये गिरा देती है। पैसे की मूल्य गिरना क्या होता है? तो पैसे के मूल्य गिरने का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए जिसमें पेन से मैं लिख रहा हूँ ये आपका 50 रुपये का है, लेकिन अब यही पेन सेम चीज़ लग रही हैं, लेकिन अब मुझे खरीदने में ये 60 रुपये लग जा रहा है, ठीक है। तो हमारे जो पैसे का मूल्य है वो गिर गया है यहाँ पे। तो सरकार द्वारा किया जाता है निर्यात बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये कितनी बार किया गया है अब तक, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये जो है 3 बार किया जा चुका है। कब कब किया गया? एक किया गया आपका 1949 में, ठीक है। दूसरी बार किया गया था आपका 1966 में, और तीसरी बार किया गया था ये 1991 में, ठीक है। तो 3 बार जो है हमारा अवमूल्यन हो चुका है मुद्रा का, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप अवमूल्यन समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि RBI के बारे में अभी हम सब बताएंगे, तो आ गया यहाँ पे बैंकों का बैंक जो है RBI को कहते हैं। अब RBI के बारे में देख लेते हैं। RBI की जो स्थापना होती है 1935 में होती है, मगर जो एक्ट था वो 1934 का एक्ट था, उसके द्वारा इसकी स्थापना 1935 में की जाती है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना के बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है इसका? 1949 में। डेट क्या थी? डेट थी आपकी 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। अब RBI के पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं इसके बारे में जानना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे है बैंकों का बैंक इसको कहते हैं, ये एक है। दूसरा है आपका, इसको सरकार का भी बैंक कहते हैं, ठीक है। बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि बाकी जो बैंक हैं उस पर नियंत्रण रखती है। और सरकार का बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि सरकार को अगर कुछ पैसे चाहिए होते हैं तो RBI से वो पहले कोशिश उसकी जाती है
कि आरबीआई से ही वो पैसे ले, या फिर उसको जो सिक्योरिटीज होती हैं अगर कोई बॉन्ड बेचना चाहती है तो आरबीआई के थ्रू ही करती है। ठीक है। तीसरा है आपका जो विदेशी मुद्रा होता है, आपने सुना होगा फॉरेन जो विदेशी मुद्रा होती है, आपका डॉलर होता है, इन सबका नियंत्रण जो है आरबीआई ही करती है। तीसरा एक और कार्य होता है इसका, जो शाख नियंत्रण होता है, ठीक है, वो भी आपका आरबीआई के द्वारा किया जाता है। जैसे आपका मौद्रिक नीति जो होती है, एक और है आपका जो मौद्रिक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, वो मॉनेटरी पॉलिसी भी आरबीआई द्वारा ही जारी किया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई देता है, और एक फिजिकल पॉलिसी भी होता है वो हमारी सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है। तो ये जो मोटा मोटी यही कार्य है हमारे आरबीआई के। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका सेज क्या है। तो सेज होता है का फुल फॉर्म जो है, ये पूछ सकता है एग्जाम में, वो होता है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जहाँ भी मुझे ज़रूरत होगी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की, हम वहाँ आपको करेंगे। ठीक है। ये है आपका इंडिया में विमुद्रीकरण कितनी बार हुआ। तो विमुद्रीकरण जो है ये इंडिया में 3 बार हो चुका है। अब विमुद्रीकरण क्यों किया जाता है तो अभी आपको मालूम हो जाएगा विमुद्रीकरण क्यों किया जाता है, आप जानते हैं, बस मैं बता रहा हूँ। ठीक है। ये जो है 3 बार किया गया है। 3 बार कब किया गया, तो पहली बार किया गया था 1946 में, दूसरी बार किया गया 1978, इस समय जनता सरकार थी। ठीक है। और तीसरी बार किया गया, अब जानेंगे आप, 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे जब मोदी जी ने बोला कि 500 और 1000 के सभी नोट बंद किए जाते हैं, वही होता है आपका विमुद्रीकरण। अब क्यों किया जाता है आप समझ गए होंगे कि क्यों किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपको ध्यान देना होगा। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है फिलहाल इस समय इसके लिए संस्था बनाई गई है एनएसओ। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है। मगर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है अभी फिलहाल, उसमें जो इससे पहले जो संस्था थी सीएसओ, उसको सही कर रहा है। ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपका सीएसओ दिया हुआ है, एनएसओ नहीं दिया हुआ है, तो आप सीएसओ के साथ जाएंगे, और अगर एनएसओ ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाएंगे, एनएसओ के साथ जाएंगे। ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं बता दिया हूँ दोनों चीज़ें। नेक्स्ट है आपका, और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने जो भी हित मित्र दोस्त याद हैं उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाया जा रहा है, बस आपकी डिमांड पे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द का अस्तित्व कौन प्रस्तावित किया। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है, ये जो शब्द है राधा कृष्णा द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, तो जो हमारी इकोनॉमी है ये 1951 से लेके, सॉरी, हम 1951 नहीं, 1948 से 47 से बोलिए, मतलब आज़ादी से लेके 1991 तक जो है बहुत ही धीरे तरीके से बढ़ रही थी। इनका जो ग्रोथ था वो बहुत ही धीरे था, और ये उतना ही ग्रोथ था जो लगभग हिंदू का ग्रोथ रेट चल रहा था उसी के बराबर था, 3.5 के आसपास ही मतलब चल रहा था आपका। तो उसी को लेके राजकृष्ण ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं कि 1991 से पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से बढ़ रही थी। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका, भारत में सामान्यतः किसी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, वैसे इजी क्वेश्चन है। तो भारत में जो है किसी क्षेत्र में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे कहते हैं हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, ये ऐसी बेरोजगारी होती है जो छिपी हुई होती है, इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। इट मीन्स एक खेत है, उसको मान लीजिए आपका एक खेत है, उस खेत को केवल आपके पापा मतलब जो भी हैं घर पे जो हैं अभिभावक हैं वही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बड़े भाई भी उसमें लगे हुए हैं और आपके पापा भी लगे हुए हैं और उत्पादन जो है सेम ही हो रहा है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति जो है यहाँ पे वो बेरोजगार है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति यहाँ से निकल भी जाएंगे तो भी आपके जो उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात एक क्वांटिटी के निकल जाने से भी कोई फर्क न पड़ रहा हो, तो वहाँ पे होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है। हो सकता है कि आपको ऐसे ही पूछ ले कि मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो, तो आपका वहाँ पे होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पहली औद्योगिक नीति कब जारी की गई। तो पहली औद्योगिक नीति जो है 1948 में जारी किया गया था, और दूसरी औद्योगिक नीति जो आया था वो आया था 1956 में, और तीसरी जो आया था अगर मैं सही हूँ तो वो आया था 1991 में। ठीक है। तो तीनों आप एक साथ देख लीजिए। ठीक है। लेटेस्ट आपका 1991 का है, द्वितीय 1956 वाला इंपॉर्टेंट है, इसी से काफ़ी चीज़ें हो रही थी उधर, और एक है आपका 1948 में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सेवा क्षेत्र
सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो अर्थव्यवस्था जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। सॉरी, अर्थव्यवस्था में जो है 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है आपका द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है आपका टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। इसी को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में जो भी हमारी अर्थव्यवस्था का ये क्या है, क्या कहते हैं इसको, अर्थव्यवस्था को इसको ऋण कहते हैं, ठीक है। इसमें आपके कृषि हो गया, ठीक है, या फिर आपका मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, पशु पालन हो गया, या फिर जो भी आपका खनिज हो गए, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, जो कि सबसे बेस है। द्वितीय क्षेत्र में आपका औद्योगिक क्षेत्र जो हो गए या फिर विनिर्माण क्षेत्र जो हो गए वे आते हैं, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र होता है जो सेवा क्षेत्र होता है, इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ आपको, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेता है कि किस क्षेत्र से है। तो परिवहन हो गया, ठीक है, ये आपका सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में आएगा। सेवा क्षेत्र से मतलब वही है कि जो आपको सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। जैसे परिवहन हमें एक तरह से सेवा ही देता है, ठीक है। होटल हो गया आपका, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछता है इसमें, ठीक है। बैंकिंग जो है ये भी सेवा क्षेत्र में आएगा, ठीक है। जो बीमा बीमा होता है हम लोगों को, वो भी बीमा जो है होगा। व्यापार जो है ये भी आएगा इसी में, ठीक है। और मनोरंजन जो होता है आपका, मनोरंजन, ये सब भी इसमें आएगा। तो ये सब जो क्षेत्र हैं ये सेवा क्षेत्र में है। तो अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रों की बात होती है। उस जो सेवा क्षेत्र है आपका तृतीय क्षेत्र है, ठीक है। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, तुरंत नहीं अगर कर पा रहा हूँ कमेंट तो कोई बात नहीं, मैं जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। कुछ देर बाद ही बताऊँ तो क्या हुआ, लेकिन बताऊंगा जरूर, ठीक है। पहले अब क्वेश्चन है आपका, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो भारत में जो है 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है। और इस सन था आपका 1969, ठीक है। तो इस समय जो 14 बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था, और इसका आधार क्या था? तो इसका आधार था कि जो भी बैंक जो हैं 50 करोड़ से रुपए से ज़्यादा उनका टर्नओवर है, उनकी जो इनकम है, ठीक है, तब उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसमें 14 बैंक आए थे, और इसमें जिसको मैंने बताया प्रधानमंत्री जो है ये हमारी इंदिरा गांधी थी। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें फाइनेंस मंत्री जो है ये भी इंदिरा गांधी ही है। तो अगर पूछे कि भारत की पहली महिला फाइनेंस मंत्री जो कौन है, तो है हमारी इंदिरा गांधी, ठीक है। और लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा के क्वेश्चन इस तरह पूछ ले कि भारत की पहली पूर्णकालिक, मतलब पूरी तरह से केवल फाइनेंस मंत्री कौन थी, तो हमारी जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो आंसर होगा। क्योंकि इस समय जब हमारी फाइनेंस मंत्री इंदिरा गांधी थी तो साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री भी थी, ठीक है। तो 2 पोस्ट होल्ड कर रही थी, ठीक है। लेकिन हमारी जो निर्मला सीतारमण है वो केवल फाइनेंस मिनिस्टर का ही होल्ड कर रही है। नेक्स्ट है आपका, भारत आर्थिक समीक्षा प्रकाशित कौन करता है? तो जो आर्थिक समीक्षा है ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नरेगा कब शुरू किया गया? तो नरेगा जो है आपका 2 फरवरी सन 2005, एक मिनट, सन 2005 को शुरू किया गया था, ठीक है। सॉरी, 2006 को शुरू किया गया था। आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था, अगर मैं सही हूँ तो। और कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा एक बार, ठीक है। और इसको नरेगा किया गया था, और बाद में इसको इसमें बदलाव करके इसको मनरेगा बना दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें क्या होता है, इसका जो उद्देश्य है, इसमें 100 दिन कार्य करने का उद्देश्य है। और इसके लिए आपको इस समय लगभग 202 रुपये के आसपास पैसे मिलते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग, मेरे ख्याल से 2006 में ही मनरेगा का स्थापना हुआ था, याद है मुझे, बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, ठीक है। जीएसटी क्या है? तो जीएसटी जो है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ठीक है। जीएसटी के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, मैं आप चाहेंगे तो मैं कोशिश करूँगा उसको लास्ट में ऐड कर दूँ। अगर ऐड ना कर पाऊँ इस वीडियो में तो मैं उसको अलग से आपका कमेंट बॉक्स में जो है उसका लिंक दे दूँगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसको जरूर देखिएगा। वहाँ जीएसटी के सारे प्रश्न हैं। मैं इस सीरीज में जो आपका मैराथन चल रहा है इसमें जीएसटी क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, जिससे आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करना पड़े आपको भी देखने में। अगर आप वो वीडियो देख लिए हैं तो एक बार रिविजन जरूर कीजिएगा, आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। 4 वीडियो हम बनाए हुए हैं, उन 4 वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो उन 4 वीडियो से आप आराम से कर सकते हैं इसको।
जरूर देखिएगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग का भी हमने वीडियो कोई अपलोड नहीं किया है क्योंकि हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, योजना आयोग ही केवल पार्ट है। तो योजना आयोग हम किए हुए हैं, लेकिन नीति आयोग का भी अध्यक्ष जो है हमारी निर्मला सीतारमण होती हैं, सॉरी नरेंद्र मोदी होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है ये 1949 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत में जीएसटी कब लागू होता है। तो जीएसटी का भी एक वीडियो मैंने बताया जैसा पहले से लागू पड़ा हुआ है, तब उसको देख लीजिएगा, वहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपका 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। सारी चीज़ें जीएसटी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी वहाँ पे है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार जो है सब्सक्राइब जरूर, लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपको यहाँ सभी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी आवश्यकता के अनुसार होंगी, बस थोड़ा टाइम लग सकता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। जिस दिन आपका एग्जाम होगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, जैसे 15 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, तो 15 अक्टूबर को पहले शिफ्ट के बाद अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ है, तो मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा उसी दिन। साथ ही साथ हम 15 अक्टूबर को पहले शिफ्ट के बाद तुरंत जो है यहाँ पे एक अपलोड करेंगे आंसर की, और किसी बच्चे से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं इस हॉल में। तो जरूर देखिएगा। आपका नया क्वेश्चन जो है ये है, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह जो है, जो आप ये चिन्ह देखे हैं ये वाला, ये किसने डिजाइन किया हुआ है। तो एक IITian थे आपके उदय कुमार, इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। ये जब देखते हैं सिंबल रुपए का, ये इन्हीं की डिजाइन है, ठीक है। और ये कब किया गया था आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, 2008 या फिर 2012, ठीक है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो योजना आयोग के भी सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं अलग से, ठीक है। जितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, योजना आयोग है, अलग से कराया हूँ, बस मैं बताने के लिए ये वीडियो यहाँ पर लिखा हूँ। तो ये किया गया था 1950 में, ठीक है। आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे भी ये नीचे। अब देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने लाख तक की मुद्रा प्रदान करती है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है 3 प्रकार की है, मतलब 3 सेक्टर में डिवाइड है। जो इसका मैक्सिमम रेंज वाला है वो है आपका 5 लाख से 10 लाख, तो मैक्सिमम है आपका 10 लाख तक, ठीक है। थोड़ी और चीज़ें भी हैं जो यहाँ इंपॉर्टेंट हैं आपकी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, जो इसकी शुरुआत की गई थी, वो की गई थी आपकी 8 अप्रैल, कई बार इसको डेट के साथ पूछा हुआ एग्जाम में, 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें जो 3 भाग में डिवाइड है, तो जो 3 प्रकार इसके हैं वो आपके हैं शिशु, ठीक है, और दूसरा आपका किशोर, और तीसरा है आपका तरुण, ठीक है। तो जो शिशु का है इसका रेंज है आपका 50,000 तक, ठीक है। और जो तरुण का है आपका 50,000 से, ठीक है, ये लगभग है आपका 5 लाख तक, लगभग नहीं श्योर है 5 लाख तक। और तरुण का है आपका 5 लाख से 10 लाख तक। तो जो मैक्सिमम पूछा हुआ है यहाँ पे उसका आंसर 10 लाख होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीडीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो पीडीएस आपका होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है। अब ये क्या होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो सबसे आसान एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, जो राशन की दुकानें होती हैं इसी के द्वारा होती हैं, तो अनाज को बांटना उठना ये सब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1 रुपये का नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। आपको जानकारी होगी कि जो भी नोट होते हैं ना, 1 रुपये के नोट को छोड़ के उस पर आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तब क्या है शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं, तो 25वें हैं, ठीक है। वेल इसको छोड़ते हैं हम लोग। यहाँ पूछा हुआ है आपका कि 1 रुपये का नोट पर किसका होता है। तो 1 रुपये का नोट हुआ उस पर आपका भारत के वित्त सचिव का होता है, क्योंकि 1 रुपये का जो नोट हुआ इसके अतिरिक्त जो भी सिक्के होते हैं आपके वो सभी जो है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, तो जारी करता है वित्त मंत्रालय। और फिर साइन होता है आपका वो भारत के वित्त मंत्री का सचिव का होता है, वित्त सचिव का, ठीक है। और जो सिक्के होते हैं ये भी आपका वित्त मंत्रालय ही जारी करता है, ठीक है। भूलिएगा नहीं इसको और कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है आपका एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो एफडीआई होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये होता है आपका जैसे आपका हमारा देश प्यारा भारत है, यहाँ पे कोई बाहरी देश जो है, अन्य देश जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। कोई कंपनी ही हुई वो भी आके इन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब कुछ नई चीज़ों का स्थापना अपनी कंपनी उन्होंने खोल रही है, या फिर जो भी किसी भी तरह से पैसे ला रही है यहाँ पे,
तो ये होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, जो आपका करंट क्वेश्चन है, कि इस बार जो 2021-22 है, ठीक है, इसमें सर्वाधिक एफडीआई भारत को किस देश से मिला है? तो ये मिला है हमारा सिंगापुर से, ठीक है। सिंगापुर आप सोच रहे होंगे कि छोटा देश है, यहाँ से ज़्यादा कैसे मिल गया? तो हम बता दें, इन लोगों को टैक्स हेवन देश कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे कुछ कंपनी जो होती हैं, अब मान लीजिए अमेरिकन कंपनी है, वो पहले सिंगापुर जाएगी और फिर सिंगापुर से भारत आएगी, क्योंकि सिंगापुर से हम लोग जो है टैक्स कम लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा होता है। वेल आपको इसमें नहीं फंसना है, आप इस याद रखिए कि सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है। अब भारत में किस राज्य में 2021-22 में सबसे ज़्यादा आया हुआ है आपका एफडीआई? तो आया है आपका कर्नाटक में, ठीक है, इसको भी मत भूलिएगा। एक और क्वेश्चन है आपका, एफडीआई के मामले में इंडिया वर्ल्ड में किस स्थान पे है? अर्थात वर्ल्ड में जो भी इन्वेस्टमेंट हुए हैं किसी भी कंट्री में, तो किस नंबर पे भारत आता है? तो भारत आता है 7वें नंबर पे। ये आपका करंट का भी टॉपिक है और इकोनॉमिक्स का भी, ठीक है। तो मत भूलिएगा इसको, और हमारी मेहनत को देखते हुए आप शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें ज़रूरत है इसकी, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है PBMBY का वास्तविक रूप क्या है? तो ये होता है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब किया गया? आयात निर्यात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एग्जिम बैंक, ठीक है। इसको मिला देंगे आप तो होता है एग्जिम बैंक की स्थापना। अब समझ गए होंगे कि एग्जिम बैंक की स्थापना तो तभी हुआ था जिस सन में आपका 1982 में, ठीक है। इसमें किसका और हुआ था? नाबार्ड का स्थापना हुआ था, नाबार्ड के समय में ही एग्जिम बैंक का भी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, और फिर से देखिए जीएसटी क्वेश्चन आ गया है, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, जीएसटी काउंसिल जो अध्यक्षता है आपका वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। आप इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर आरबीआई गवर्नर से कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं। इसके जो अध्यक्षता है वो वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका, वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो मैंने ऊपर बताया था कि 1969 में हुआ था 14 वाणिज्य बैंकों का। यहाँ पे मैं बताऊँगा कि 6 और वाणिज्यिक बैंक थे जिनका 1980 में किया गया था, ठीक है। और ये 6 बैंक थे आपके, और इसके लिए क्या सीमा थी? इसके लिए 200 करोड़ था, तो जो भी 200 करोड़ से ऊपर के बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण यहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो 19/6/20 हो गया। और इसमें अगर पूछ ले कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो कई सारे बैंकों को मर्ज करके इस समय टोटल 12 है वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, CRR का अर्थ क्या है? CRR होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, हिंदी हो जाएगा आपका नगद आरक्षित अनुपात। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके यहाँ पे। अब ये क्या होता है, CRR क्या होता है? तो मान लीजिए कोई कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, कोई कॉमर्शियल बैंक है, ये आरबीआई है, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक गाइडलाइन होती है कि आपके पास जो भी पैसे आ रहे हैं, आप सभी पैसों को किसी और व्यक्ति को नहीं दे देंगे। मैं समझा रहा हूँ अच्छे से। मान लीजिए मैं और आप तो दोनों लोग यहाँ पे गए हुए हैं बैंक में, मैं गया हूँ पैसा जमा करने, आप गए पैसा निकालने के लिए। तो मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, आप पैसे निकाल रहे हैं, तो बैंक यहाँ पे हमारे द्वारा अगर 100 रुपये जमा किया जा रहा है तो 100 रुपये आपको नहीं देगा, उसको कुछ पैसे जो है CRR के रूप में अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है कैश के रूप में रखना पड़ेगा, जिससे अगर कोई और व्यक्ति घर निकालने के लिए आ जाए, एक तीसरा भी निकालने के लिए आ जाए, तो उसको भी देने के लिए पैसे हों। तो ये होता है आपका CRR। एक होता है आपका SLR, ठीक है, ये होता है आपका स्टैच्यूरी लिक्विड रेशियो, ठीक है, स्टैच्यूरी STATUTORY, ठीक है, लिक्विड LIQUID रेशियो, ठीक है। ये जो होता है, ये आपका कमर्शियल बैंक के द्वारा ये भी रखना पड़ता है आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार, लेकिन ये जो है आपका कैश, गोल्ड या फिर सिक्योरिटीज के रूप में भी रखी जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना में क्या था कि लोगों को बैंकों द्वारा जोड़ा गया था, और इसकी जो शुरुआत है आपको जानकारी होगा कि जब मोदी जी की सरकार आई थी शुरू में ही, तभी इसकी शुरुआत की गई थी, और ये आपका सन था 2014, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मेक इन इंडिया की शुभारंभ कब किया गया? तो मेक इन इंडिया का जो शुरुआत है
ये भी आपका उसी समय किया गया था और सन था आपका 2014 ही, ठीक है। अब इतनी योजनाएं देख रहे हैं तो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है साफ साफ 2014 के बाद के जो भी मतलब सुधार हैं उसके बारे में भी तो हम लोग और भी दे सकते हैं। जैसे एक है आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, बहुत ही फेमस चल रहा है, इसमें बहुत सारे एग्जाम पूछ रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, इसकी जो शुरुआत है आपकी 1 दिसंबर 2018 से किया गया था। हालांकि अच्छे से इसका औपचारिक रूप से जब शुरुआत किया गया तो था आपका 24 फरवरी 2019। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा आपका, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको 2000 रुपये मिलते हैं 3 किस्तों में, तो टोटल रुपये मिलते हैं हमको 6000 रुपये। आपको इसके बारे में जानकारी होगी, बस डेट याद रखिएगा, ठीक है, उद्देश्य तो आपको मालूम ही है। एक है आपका पीएम किसान फसल बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना, ठीक है, फसल बीमा योजना। इसकी जो शुरुआत है आपकी 18 फरवरी, डेट नहीं इंपॉर्टेंट है, 2016 है, ठीक है, इसे याद करिएगा, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था वो था प्राकृतिक आपदा में जो खराब हुई फसल है उनके बीमा हेतु, ठीक है। तो पीएम फसल बीमा योजना जो है प्राकृतिक आपदा में जो फसल बर्बाद होता है उसके लिए था। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें पूछ लेता है कि फसल बीमा योजना फसल जो खराब हो रही है उसके लिए था, तो किस फसल के लिए कितनी था। जैसे पूछ लेता है कभी कभी रबी के लिए कितना % था, तो रबी के लिए आपका था 1.5%। अगर पूछ ले खरीफ के लिए कितना % था, तो खरीफ के लिए था 2%। ज़्यादातर यही पूछता है एग्जाम में, रबी के लिए कितना था, तो था 1.5% और खरीफ के लिए 2%, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछ जाता है बागवानी जो फसल होती है उनके लिए कितना था, तो उनके लिए था 5%, ठीक है। ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछता है अधिकतर एग्जाम में। आप अगर एग्जाम देते होंगे तो आपको जानकारी होगा ये, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है आपका बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट इट मीन्स बैंक को रेगुलेट करना, मतलब बैंक को नियंत्रित करना। तो आरबीआई की जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो उसके साथ ही उसको कुछ पावर्स दिए गए जिससे और बाकी बैंकों को जो भी उससे नीचे बैंक हैं उनको वो रेगुलेट कर पाए। तो आरबीआई का स्थापना राष्ट्रीयकृत किया गया था, मैंने बताया ही 1949 में किया गया था। तभी आपका बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट भी पास किया गया था। तो 1949 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अब अच्छे से इसको याद भी कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय बजट को और रेल बजट को किस वर्ष में विलय कर दिया गया। तो अगर आपको याद सही है तो आपको जानकारी होगा कि पहले रेल बजट अलग से आता था और केंद्रीय बजट आपका अलग से आता था। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था 2017 में। ये आपके समय की बात है, बस ईयर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आसपास के ही ईयर ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। तो 2017 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब की गई। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत आपकी 1999 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है। तो मैंने ऊपर बताया था कि एक होता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है फिजिकल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है आपका आरबीआई रेगुलेट करता है और फिजिकल पॉलिसी को हिंदी में कहते हैं राजकोषीय घाटा। अब ये क्या होता है, मान लीजिए आपके पास, ठीक है, आपको जो है 100 रुपये मिल रहे हैं लेकिन आपका जो खर्चा हो रहा है वो हो जा रहा है 150 रुपये, ठीक है। मैं एक डाटा ही दे रहा हूँ बस छोटा सा, ठीक है। तो खर्चे जो है वो ज़्यादा हो जा रहे हैं और जो आपका वो है मतलब इनकम जो है वो कम ही है, 100 रुपये ही है। तो आपका घाटा कितना हो रहा है 50 रुपये का। तो ये जो 50 रुपये है यही अगर भारत सरकार की तरफ से देखें कि भारत सरकार का जो इनकम अगर 100 रुपये हो रही है और उसका जो खर्च है वो 150 रुपये हो जा रहा है, तो जो घाटा हो रहा है इसी को हम लोग कहते हैं राजकोषीय घाटा। और इसकी प्रतिपूर्ति जो है वो हम लोग कर्ज के द्वारा करते हैं। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे टर्म में कि राजकोषीय घाटा आपका टोटल लिए गए ऋण के बराबर होती है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि 50 रुपये जो है आपको खर्च तो ऐसे कर नहीं देंगे, कहीं ना कहीं से तो ऋण लेंगे ही, तो टोटल ऋण के बराबर ही जो हमारा राजकोषीय घाटा होता है। तो राजकोषीय घाटा आपका होता है टोटल आय, मतलब राज्य सरकार द्वारा जो टोटल राजस्व प्राप्त होता है, टोटल राजस्व माइनस टोटल व्यय, ठीक है। तो ये होता है, इसका जो अंतर होता है वो ये तब का राजकोषीय घाटा। होप आप समझ गए होंगे। और ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा यहाँ पे बी होगा, सही लिखा नहीं है। सरकार द्वारा राजस्व के आय और व्यय के बीच में कुल अंतर, ठीक है। आप इसको समझ लीजिएगा, ऑप्शन सही से लिखा है कोई भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मध्याह्न योजना कब शुरू की गई। तो मध्याह्न योजना की शुरुआत है ये 1995 में 15 अगस्त को किया गया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं
6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको दोपहर में मिड डे मील दिया जाता है, ठीक है। अब इसका नाम चेंज हो गया है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब इसका नाम क्या है, तब है इसका नाम पीएम पोषण योजना, ठीक है। आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। पर इसका नाम चेंज हो गया है, अब इसका नाम हो जाएगा पीएम पोषण योजना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सकल घरेलू उत्पाद का कुल मूल्य क्या है। सकल घरेलू उत्पाद इट मीन्स जीडीपी की बात कर रहा है, ठीक है। तो जीडीपी जो होता है सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाएं हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्व सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। तो विश्व सूत्री कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत 1975 में किया गया था। गवर्नमेंट किसकी थी, इंदिरा गांधी की। ये विश्व सूत्र ऐसे कार्यक्रम बनाए गए थे जो कि बहुत ही जरूरतमंद कार्यक्रम थे कि ये जरूरतें जो है वो आम जनता को मिलनी चाहिए, उन सबको मिला के इस कार्यक्रम बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है ये 1952 में किया गया था, 6 अगस्त 1952, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेतों की मिट्टी हेतु कितने मानदंडों की जानकारी मिलती है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपका आया था 2015 में, फरवरी 2015, ठीक है। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें जो है कितने मानदंड थे वो थे आपके 12, ठीक है। जैसे कौन कौन से पोषक तत्व आपको चाहिए एक खेत में उसके लिए था, तो मानदंड टोटल 12 थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू की गई। तो किसान क्रेडिट कार्ड आया था 1998 में, ठीक है। तो इसका सही से हो जाएगा 98-99, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने हेतु 1995 में मध्याह्न भोजन चालू की गई थी। तो मिड डे मील की बात हो रही है, जिसका नाम मैंने बताया ऊपर कि पीएम पोषण योजना हो गया है। और ये जो चलाई गई थी ये प्राथमिक शिक्षा का सर्वमूल्यीकरण करने के लिए किया गया था कि जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं उनको पौष्टिक आहार भी वहाँ पर मिले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब की गई। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो शुरुआत है वो 1975 में की गई थी, ठीक है। और इससे द्वारा जो पहला बैंक बना हुआ था वो था आपका प्रथमा बैंक। और ये जो है आपका यूपी में खुला हुआ था, तो इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार की पहल योजना, ठीक है, कॉमन आएगा यहाँ पे। पहल योजना निम्नलिखित में से किस संबंधित है। जो पहल योजना है आपकी 2015 में आई हुई थी। हालांकि ये जो योजना है 2013 में शुरू हो गई थी, लेकिन इसका नाम दूसरा था। लेकिन जब पहल नाम पड़ा, ठीक है, तो 2015 में ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था। और इसका जो उद्देश्य था एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी प्रदान करना है, ठीक है। और ये जो पैसे जो आ रहे थे वो डायरेक्ट खाते में आ रहे थे। और इस समय आपके पैसे आते हैं या नहीं आप जानते ही हैं कि कितना दाम बढ़ गया है, और इससे पैसे लगभग नहीं के बराबर ही आते हैं, शायद नहीं आते हैं, ठीक है। आधार क्या है। तो आधार आपका बना होगा ये क्या है, ठीक है। तो वरिष्ठ नागरिक की सहायता है तो बिल्कुल नहीं है। किशोरियों को धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं है। सामान्य जन को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना बिल्कुल नहीं है। भारतीय नागरिक को पहचान उपलब्ध करना हेतु, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो हमारा सही हो जाएगा, भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु हमारा आधार है। आधार में कितने अंक होते हैं आप बताइए। यूटीआई की स्थापना कब की गई थी। तो यूटीआई, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत है आपकी 1964 में की गई थी। ये क्या है, एक तरह से बीमा उमा के लिए था, ठीक है, 1964 में बना हुआ था। तो आपका इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है आपका यूटीआई का फुल फॉर्म। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, ठीक है, इसका हिंदी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मुद्रास्फीति में से बाजार की वस्तुएं। तो मुद्रास्फीति से क्या प्रभाव पड़ता है इसको बताना हमको। मुद्रास्फीति को इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है, आप समझ रहे होंगे इन्फ्लेशन क्या होता है। लेकिन मुझे यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताना है इन्फ्लेशन का। मैं यहाँ पे पूरे इन्फ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बताएंगे कि क्या होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। इन्फ्लेशन से क्या होता है, जो बाजार की जो वस्तुएं हैं वो महंगी हो जाती हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अब महंगी कैसे होती हैं, मैंने ऊपर बताया था कि आपका उससे थोड़ा छोड़िए उसको। जो इन्फ्लेशन होता है इसमें क्या होती हैं, जो आपका रुपए है ना, रुपए इसकी जो वैल्यू है वो गिर जाएगी। अर्थात मान लीजिए आप जिस फ़ोन को खरीद रही हैं यूज़ कर रहे हैं वो है आपका 8,000 रुपये का, ठीक है। तो अगर आप इस समय 8,000 रुपये है और इन्फ्लेशन हो गया तो यही फ़ोन सेम फ़ोन आपका जो है 9,000 में मिलेगा, क्योंकि आपको जो पैसे की जो वैल्यू है वो गिर गई है, आप 1,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ठीक है।
ठीक है। तो ये होता है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। अब क्वेश्चन पूछता है आपका कि इन्फ्लेशन से किसको फायदा होगा, तो हम इसको देखते हैं कि किसको इन्फ्लेशन से फायदा हो सकता है। तो एक ऑप्शन रहता है आपका ऋणी, ठीक है, और एक होता है आपका ऋणदाता, कि ऋण जो देता है, ठीक है। तो किसको इसमें फायदा होगा, तो आप सोचिए एक ऋणी है जिसने उधार लिया हुआ है और एक उधार दिया हुआ है। तो जो उधार लिया हुआ है, मान लीजिए आपने ही उधार लिया है और ये फ़ोन 8,000 में खरीद लिया इस समय, ठीक है। अब जब पैसे वापस करेंगे 1 साल बाद, ठीक है, और इसमें इन्फ्लेशन हो चुका है, तब ये ऋणदाता अगर ये फ़ोन खरीदना चाहे तो उसको नहीं खरीद पाएगा, उसको देने होंगे 9,000। तो इससे फ़ायदा किसका हो रहा है, ऋणी का यहाँ फ़ायदा हो रहा है और ऋणदाता का यहाँ पे हानि हो रहा है, ठीक है। और ऐसे ही आपका मान लीजिए आप उत्पादक हैं, ठीक है। जब उत्पादक हैं तो आप लोग उत्पादन करने के लिए कुछ वस्तुएं खरीदी होंगी, जैसे रॉ मटेरियल्स खरीदे होंगे, तो इसको आपने खरीदा तो कम दाम पे खरीद लिया, लेकिन जब बेचने की बारी आई तो महंगा हो गया, महंगी हुई चीज़ें, तो आपको यहाँ पे फायदा होगा। ऐसे ही आपका मान लीजिए आप व्यापारी हैं, ठीक है, व्यापारी हैं तो आप पहले जो सामान है वो पहले आप लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए आज पेट्रोल टंकी जो है आपका, पेट्रोल जो है आज 110 रुपये लीटर है, और कल रात में ही अगर मध्य रात में 112 कर दिया जाए, मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है, पैसे वैल्यू गिर रही है, तो इससे किसको फायदा होगा, जो व्यापारी है उसको फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो पहले ही खरीदारी कर चुका है। तो जो लोग पहले कार्य कर लेते हैं इन्फ्लेशन से, उन सभी लोगों को कार्य फायदा होगा जिन्होंने पहले कार्य कर लिया है और फिर उसका भुगतान, मतलब उससे जो लाभ है वो बाद में कमाने वाले हैं, ठीक है। तो उन लोगों को यहाँ फायदा होने वाला है। अब नुकसान किसका होगा, इसके अपोजिट जो है आपका उन लोगों का नुकसान हो रहा है। जैसे उत्पादक का हो रहा है तो उपभोक्ता का नुकसान होगा, ठीक है। आपका ऋणी का फायदा हो रहा है तो ऋणदाता का नुकसान होगा। ऐसे ही आपका नुकसान होते हैं। एक होता है आपका एक होता है इन्फ्लेशन और दूसरा होता है डिफ्लेशन, ठीक है। डिफ्लेशन जो है आपका ठीक उल्टा है इन्फ्लेशन का। तो होप आप समझ गए होंगे। डिफ्लेशन में क्या होता है, पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है। इट मीन जो 8,000 की फ़ोन आ रहा था वो बाद में जो है आपका 7,000 में ही आ जाएगा, ठीक है। पैसे की वैल्यू बढ़ गई है, तो यहाँ पे ठीक उल्टा लोगों को हो जाता है फायदा और नुकसान में, ठीक है। होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको फिर से एग्जाम्पल देके नया एग्जाम्पल लेके समझा दूंगा, ठीक है। एक होता है आपका टैक्स के मामले में, कि टैक्स में क्या होता है इन्फ्लेशन के समय। तो टैक्स जो है आपका इन्फ्लेशन के समय बढ़ा दिया जाता है। क्यों बढ़ाया जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के समय क्या होता है, मुद्रा की वैल्यू आपकी गिर जाती है। इट मीन्स मार्केट में ज़्यादा जो मुद्रा की मात्रा है वो बढ़ जाती है, तो सरकार क्या करती है, टैक्स रेट बढ़ा देती है, जिससे लोग पैसे जो है टैक्स के रूप में दे दें और आपका जो वैल्यू है वो थोड़ा कम ठीक हो जाए, मैनेज हो जाए, ठीक है। तो एक तरह से मैनेज ही करती है। नेक्स्ट है आपका मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। यह कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, और बनाया था इसको महबूब उल हक ने, ठीक है। महबूब हालांकि एक अर्थशास्त्री हैं, ये कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ साथ दिया था इनका अमर्त्य सेन ने भी, जो कि भारतीय अर्थशास्त्री हैं, तो इन्होंने भी साथ दिया हुआ था। तो ये जो है आपके मानव विकास सूचकांक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की जो घोषणा है ये 2012 में की गई थी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। तो खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना जो है, अगर आपको डेट याद होगा तो इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। ये मैंने अपनी पंचवर्षीय योजना में नहीं कराया हुआ था, इसलिए यहाँ पे रखा हूँ अलग से इसको, ठीक है। तो 1956 में जो है आपकी पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है और दूसरी की शुरुआत होती है। तो 1956 में जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक सुधारों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 विशिष्ट दिशा में ले जाना था। तो आपको जानते ही हैं LPG, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन था आपका खोल देना, मतलब मार्केट को जो है इंडिया के मार्केट को ओपन मार्केट कर देना कि विदेशी भी कंपनियां भी आ सकें। प्राइवेटाइजेशन ये था कि निजी कंपनियों को भी मतलब अलाउ करना, और लिबरलाइजेशन ये था कि जो आपका लाइसेंस प्रथा चल रही है उसमें ढील देना, कि लाइसेंस की जो इससे चल रही थी कि लाइसेंस देना पड़ता था कई चीज़ों में, तो उसमें ढील दी गई थी इसमें कि लाइसेंस आपको जल्दी मिल जाएगा, या फिर कई सारे सेक्टर्स थे जिसमें लाइसेंस व्यवस्था को हटा दिया गया था, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा LPG क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो गन्ने की उचित और लाभकारी को मंजूरी देता है, ठीक है, लाभकारी को। तो गन्ना का जो आपका होता है वो होता है आपका आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, ठीक है। इसको आप कृषि मूल्य और मूल्य आयोग से कंफ्यूज मत होइएगा, ये जारी नहीं करता है, ये आपका आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति करती है। और गन्ना पे आपका
एमएसपी नहीं जारी होता है, ठीक है। इस पर आपका एफआरपी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एफआरपी का पूरा होता है उचित एवं लाभकारी मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कृषि कानून से है कृषि उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्यिक अध्यादेश 2020 भारत के किसानों को अपनी उपज बेचने की अनुमति देता है। तो ये अपनी जो उत्पादन बेचने का जो अनुमति देता है वो एपीएमसी जो बाजार होते हैं उनसे बाहर बेचने का अनुमति देता है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किसान व्यापार वाणिज्य अधिनियम 2020 का उद्देश्य है। तो इसका वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ही आपका, लेकिन लैंग्वेज बदल गया है। तो इसका आंसर वही होगा, किसानों को अपनी उपज की अधिसूचित एपीएमसी वार्ड से बाहर बेचने की अनुमति, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार के अंतर को WHO के किसानों को सीधे भुगतान किया जाना कहता है। तो आप जानते हैं कि जो भारतीय मतलब सरकार है ये जो किसानों को है एमएसपी देती है, ठीक है। तो WHO के द्वारा जो सीधे भुगतान होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ठीक है। आप इसको ग्रीन बॉक्स सब्सिडी से कंफ्यूज मत होइएगा कि ग्रीन आप सोच रहे हैं कि खेती की बात हो रही है तो ग्रीन की बात होगी इसलिए ग्रीन बॉक्स सब्सिडी होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसका आंसर ब्लू बॉक्स सब्सिडी होगा, ठीक है। आप इसको भूलिएगा नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन में आप इसको छोड़ेंगे भी नहीं, टिक जरूर मारेंगे इसको, तो नेगेटिव मार्किंग होगा आपका 0.25, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो घोषणा है आपकी भारत सरकार करती है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। हमें ज़रूरत है आपकी, ठीक है, आपके सपोर्ट की, ठीक है। तो शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट है आपका सरकार के उत्पादन की लागत का कितना प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की घोषणा करता है। तो सरकार जो है उत्पादन का लगभग 150% से सॉरी हाँ 150% पे जो है आपका एमएसपी करता है देने का, ठीक है। और ये स्वामीनाथन आयोग थी, उन्होंने सिफारिश की हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1990 के दशक में भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी में होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, का मुख्य कारण था। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये होता है जैसे मान लीजिए आपका घर है या फिर आपके देश जो है वो आपका घर है, ठीक है। तो टोटल आयात और जो होता है और टोटल जो निर्यात होता है, ठीक है, इसके बाद जो आपका यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे स्थिति होती है घर में जो पैसे बचते हैं या फिर कर्जे होते हैं वही आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। वैसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पूरे विश्व को मतलब एक घर मान लिया जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना होगा, तो 0 होता है, क्योंकि आपके देश से जा रहा है तो किसी देश में आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका नेट जो है 0 होगा, जितना आएगा उतना जाएगा ही, ठीक है। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारे ऊपर जो कर्जा हो गया था, जो स्थिति हमारी संकट में हो गई थी, इसका क्या कारण था ये बता रहे हैं कि जो कि हमारा जो आने वाली चीज़ें थी वो ज़्यादा हो गई थी और आने वाली जो चीज़ें थी वो कम हो गई थी, ठीक है। जो आने वाली चीज़ें थी वो ज़्यादा हो गई थी और जाने वाली चीज़ें कम हो गई थी, ये हमारा कारण था। इसको हम कैसे देखेंगे, विदेशी ऋणधारी में वृद्धि, जो विदेशी ऋण थे हमारे ये ज़्यादा हो गए थे क्योंकि चीज़ें यहाँ ज़्यादा आ रही थी और उसको खरीदने के लिए हम पैसे ले रहे थे बाहर से। खाड़ी में तेल वृद्धि, जो खाड़ी के देश हैं जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पे थोड़ा युद्ध वाली स्थिति हो गई थी, तो जो पेट्रोल के दाम थे वो बढ़ गए थे, तो हमें उसको भी खरीदने में जो है पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे थे, तो हमारे पैसे यहाँ भी खर्च हो रहे हैं, पैसे आ रहे नहीं हैं। खाड़ी क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे थे वो प्रेशर नहीं कर पाए थे धन की, मतलब जो रेमिटीज आती हैं रेमिटीज वो कम आ रहा था, क्योंकि जो खाड़ी के देश हैं वहाँ पे युद्ध की स्थिति थी, तो कार्य नहीं हो पा रहा था, वो लोग कार्य नहीं कर पा रहे थे और पैसे भी नहीं भेज पा रहे थे इंडिया में, तो इंडिया के पास पैसे की कमी हो गई थी और बाहर की चीज़ें खरीदने के पास लिए उसके पास पैसे नहीं बचे थे, ठीक है, इसलिए हमको एलपीजी भी करना पड़ा बाद में। नेक्स्ट है संघीय सरकार ने 3 कृषि उद्देश्य कब पारित किए, कब पास किए, ठीक है। तो ये किया गया था आपका 5 जून 2020 को। नेक्स्ट है सरकार का कृषि विधेयक, एक मिनट, सरकार का कृषि विधेयक जो पारित करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। तो जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका मध्यस्थों को हटाना, ठीक है, मध्यस्थ वही बिचौलिए, ठीक है, बिचौलिया आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है आपका एमएसपी क्या है। तो एमएसपी होता है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट कब अस्तित्व में आया। तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट होता है आवश्यक वस्तु अधिनियम। तो ये आया था आपका 1955 में। ये क्यों आया था? तो कुछ आवश्यक वस्तुएं होती हैं, अगर सरकार चाहती है कि इसके मूल्य नहीं बढ़ना चाहिए तो उसको इस सूची में डाल देती है, इस एक्ट की सूची में, जिससे वो उस पर नियंत्रण रख लेती है। जैसे आपका कोरोना आया हुआ था तो लगभग 20 वस्तुओं को या फिर 12 वस्तु, मुझे याद नहीं है डाटा कितनी वस्तुओं को इसमें डाला गया था। तो कुछ वस्तुओं को इसमें डाल दिया गया कि इनकी चीज़ें अब नहीं बढ़नी चाहिए। जैसे आपका मास्क होता है ना, तो उसको इसमें डाल दिया गया कि मास्क के दाम जो है वो सरकार कंट्रोल कर सकती थी, वरना मास्क के दाम बहुत ही बढ़ रहे थे, लोग जमाखोरी कर रहे थे। तो ये इसमें डालने के बाद उसकी जमाखोरी भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो कानूनन वैध नहीं होता है, अवैध होता है, ठीक है। एपीएमसी मार्केट की ऊपर बात कर रहे थे, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कम्युनिटीज। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा हमारा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? तो आप जानते ही होंगे, टाइगर है हमारा, शेर, लायन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो मैंने ऊपर बताया है नोटबंदी के बारे में पूरा, तो 8 नवंबर 2016, ठीक है, रिवाइज कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट है ये जो है आपका जरूरी क्वेश्चन है, आपका जो भी जरूरी क्वेश्चन है मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूँ कि आरबीआई के जो नोट हैं उसमें 50 रुपए के नोट पर पीछे क्या चित्र छपा होता है। तो जितने भी नोट हैं इंपॉर्टेंट है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो जो आपका 10 का नोट होता है उस पर आपका कोणार्क मंदिर है, ठीक है। कोणार्क मंदिर कहाँ पे है? ये आपका है उड़ीसा में, ठीक है। जो 20 रुपये का नोट होता है उसमें आपका एलोरा की गुफा है। अब एलोरा की गुफा कहाँ है? तो अजंता एलोरा गुफा जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। और 30 के तो नोट होते नहीं है, 50 के नोट होते हैं। तो 50 के नोट पे आपका होता है हम्पी के जो पत्थर से बना रथ है वो है आपका, यही क्वेश्चन था। और 50 के बाद होते हैं 100 के नोट। 100 के नोट पे आपकी रानी की वाव है, ठीक है, रानी की वाव, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 200 का नोट, ठीक है। 200 के नोट पे आपका सांची का स्तूप है, तो सांची का स्तूप हमारा ये रहा। और इसके बाद होता है हमारा 500 का नोट। 500 के नोट पे आपका लाल किला है, तो हमारा ये हो गया। और इसका होता है 2000 का नोट। 2000 का नोट पे आपका मंगलयान होता है, ठीक है। तो ये हमारे सभी नोट हैं। तो नोटों के बारे में जरूर देखिएगा, आप नोट के आपका थैली में रहते हैं लेकिन आप कभी ध्यान नहीं देते हैं उस पर, और ध्यान भी देते हैं तो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो एक बार अपने नोटों को देख के कम से कम याद कर लीजिए, ठीक है। 2000 तो देखने की जरूरत है नहीं, आपको वैसे याद रहेगा मंगलयान है यहाँ पे, क्योंकि बड़े नोट है, याद रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा बैंक, कौन सा पहला बैंक जो भारतीयों द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित, मतलब सॉरी, यहाँ देख लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। ऐसा कौन सा बैंक है जो भारतीयों द्वारा शुरू किया गया था और 1894 में इसको स्थापित किया गया था? तो मैंने ऊपर बता चुका हूँ मैं इसको कि ये पंजाब नेशनल बैंक था, जो कि आपका लाला लाजपत राय और दयाल सिंह द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पहला बैंक था, भारत का पहला बैंक? तो भारत का पहला बैंक जो है आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो कि आपका 1770 में शुरू किया गया था। और ब्रिटिश इंडिया एक आपकी कंपनी थी, उसके द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका नाबार्ड की स्थापना कब की गई? नाबार्ड की स्थापना मैंने बताया था, डेट के साथ याद कर लीजिएगा, 16 जुलाई 1982 को, ठीक है। और ये क्यों, किस अनुशासन पर की गई थी? तो शिवरमन समिति थी, शिवरमन समिति। ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, ठीक है, कि किसके सिफारिश पर की गई थी? तो इसकी सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो मैंने बता चुका हूँ कि शक्तिकांत दास है और 25वें नंबर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था, मैं बता चुका हूँ ऊपर ही, ठीक है। बस रिविजन के लिए है क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक क्षेत्रों का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो मैं भी बता चुका हूँ कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कितने बैंक हैं इस समय राष्ट्रीयकृत? ठीक है, तो 12 हैं, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। समझ रहा हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप अच्छे से आपकी तैयारी हो गई होगी इकोनॉमिक्स की। और विश्वास कीजिए कि इसके बाद आप एग्जाम में 5 क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आएंगे इसी से, और एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के से पूछेगा। तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं जानता हूँ कि 4+1 ही है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। 4 आपका डायरेक्ट आएगा यहीं से, और एक क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट के बेस पे आएगा। नेक्स्ट है आपका
नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? तो NITI, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये फुल फॉर्म होता है आपका। तो ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग, आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फामा का रूप क्या है? तो फामा नहीं फेमा होता है, ठीक है, फेमा होता है, फामा नहीं है, फेमा, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कब शुरू किया गया था? तो 1973 में। नेक्स्ट है आपका फेरा, तो ये था आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। फेरा फेमा, सॉरी माफ कीजिएगा, जो फेरा है वो 1973 में शुरू हुआ है, और जो फेमा है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, आपका जो फेरा होता है, ठीक है, फेरा जो होता है आपका 1973 में आया था, फिर होइएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो फेरा जो होता है 1973 में आया था, और जो फेमा है आपका, ठीक है, ये 1999 में आया था, ठीक है, 1999 में। फेरा में आपका, जैसे आपको पता है 1991 में हमारा लिबरेशन हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस थे जो फॉरेन से आने वाली कंपनीज थी उनके लिए सही नहीं था, या फिर प्राइवेटाइजेशन के लिए सही नहीं था, तो उसको फेमा में थोड़ा ढील दिया गया था, ठीक है, तो 1999 में आया था। तो फेरा फेमा में कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा से नीचे नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं इसको आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना है आपको। भारत में बेरोजगारी का मुख्य रूप क्या है? तो भारत में जो बेरोजगारी का मुख्य रूप है, अब वो आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी। अब ये क्या होती है? ये होता है आपका, मान लीजिए जो इनोवेशन हो रहा है, जैसे नई नई खोजें हो रही हैं, या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि पहले जो किसान था वो हाथ से अपना धान की खेती करता था, ठीक है, धान की कटाई जो है वो हाथों से करता था, लेकिन कम उसके स्थान पे अब मशीनें आ गई, तो मशीनों का यूज नहीं कर पा रहा है। तो पहले उसको रोजगार था, लेकिन नई तकनीक आने की वजह से वो बेरोजगार हो गया है। तो तकनीकी परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी होती है उसको कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। तो यही भारत में सबसे ज्यादा है, ठीक है। एक और चीज आपको बताना है MRTP एक्ट के बारे में। तो MRTP एक्ट आपका 1969 में हुआ था। ये था आपका जो आपका होता है कि क्या कहते हैं उसको, एक कंपनी के द्वारा ही आपका मोनोपोली हो जाता है, मोनोपोली उसको खत्म करने के लिए आता है MRTP एक्ट, ठीक है। तो इसको समाप्त करने के लिए आपका ये आया था MRTP एक्ट, और बाद में अब इसको प्रतिस्पर्धा नीति आई हुई है 2002, इसे ट्रांसफर कर दिया गया है। वेल, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, सॉरी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, अभी कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे आपको पेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में मैं अपने वादे को पूरा करने के लिए, जो वादा मैंने आपसे किया था कि इकोनॉमिक्स में आपका 5 में 5 मार्क्स पेट के एग्ज़ाम में आ जाएगा, उसको पूरा करने के लिए मैं टॉपिक लेकर आया हूँ GST। और ये प्रबल संभावना है कि GST से आपका 1 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो GST से संबंधित हैं। और ये जो प्रश्न हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या फिर इनके आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए अभी लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे हमारी रीच बढ़े और हमें और मनोबल मिले और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का। और GST से रिलेटेड कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई सजेशन देना हो वीडियो से रिलेटेड तो आप दे सकते हैं, उसका स्वागत रहेगा। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं एसवास के साथ, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका PDF। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। धन्यवाद, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसका फ़ायदा आपको एग्जाम हॉल में होगा। धन्यवाद। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में GST किस देश के मॉडल पर आधारित है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन। तो भारत में जो GST है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले GST कहाँ लागू हुआ था? तो सबसे पहले जो GST है वो फ्रांस में लागू हुआ था, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि कनाडा से,
क्योंकि कनाडा के मॉडल पर हम लिए हैं, लेकिन लागू हुआ था सबसे पहले फ्रांस में, और फ्रांस में ये 1954 में ही लागू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल को पारित किया गया था? तो जीएसटी बिल को 122वां संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था, मगर जब ये लागू हुआ तब ये 101वां संविधान संशोधन बना। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू हुआ था? तो वह 101वां था। जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तभी कोई बिल लागू होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया था आखिर? तो राष्ट्रपति ने अपना हस्ताक्षर 8 सितंबर 2016 को किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 8 सितंबर 2016 को इन्होंने हस्ताक्षर किया था, और पीछे मैं बता चुका हूँ भारत में जीएसटी लागू कब हुआ था, किस देश के आधार पर? तो था आपका कनाडा, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, कनाडा के मॉडल पर आधारित था हमारा जीएसटी। और क्वेश्चन हो सकता है कि कब इसको लोकसभा से पारित किया गया था? तो होगा आपका 3 अगस्त 2016। लोकसभा से 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था, और राज्यसभा से आपका 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया था राज्यसभा से। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, 8 सितंबर 2016। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति है जिसने जीएसटी को भारत में लागू करने का सुझाव दिया? ठीक है, तो वो थी आपकी काका केलकर समिति। काका केलकर समिति को इनडायरेक्ट टैक्स को सही तरीके से लागू करने के लिए बारे में विचार देने के लिए बनाया गया था। इन्होंने जीएसटी को सजेस्ट किया कि जीएसटी होना चाहिए, और जीएसटी के फुल फॉर्म को पता ही होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और हाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार की इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होती है? इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जिनका दबाव सीधे आपके ऊपर नहीं आता। जैसे मान लीजिए किसी हम साबुन को खरीदने जाते हैं, तो साबुन को हम 5 रुपये दे देते हैं, 5 रुपये खरीद लेते हैं, तो उस समय आपसे टैक्स नहीं मांगा जाएगा। लेकिन इस जो 5 रुपये है ना, इन 5 रुपये में ही जब कंपनी के पास जाएगी 5 रुपये, तो इसमें से जो कंपनी है वो कुछ हिस्सा सरकार को देगी टैक्स के रूप में। ठीक है, तो टैक्स तो हम दे रहे हैं यहाँ पे 5 रुपये, लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीके से, हमको नहीं पता है कि ये गवर्नमेंट सबसे टैक्स ले रही है, क्योंकि बीच में हमारा कंपनी है। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप 1 जुलाई 2017 को 1 अप्रैल 2017 से कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से ही हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है। ठीक है, तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं 1 अप्रैल को लेके, लेकिन आंसर है हमारा 1 जुलाई 2017 को, और 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग बना हुआ था, नीति आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीएसटी के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके असीम दास, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाँ असीम दास गुप्ता। ठीक है, इन्होंने ही सर्वप्रथम जो जीएसटी का प्रारूप बना था उसको तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, असीम दास गुप्ता। नेक्स्ट है आपका, जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई? तो जीएसटी परिषद की जो स्थापना है 12 सितंबर 2016 को की गई। ठीक है, जीएसटी लागू कब हुआ? पहले बताया हूँ, 1 जुलाई, रिवाइज कर लीजिए, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, जीएसटी पर हस्ताक्षर कब किया हमारे राष्ट्रपति महोदय ने? तो उन्होंने किया हुआ था 8 सितंबर 2016 को। ठीक है, 2016 को। ठीक है, नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वही होता है जो उसमें वित्त मंत्री होता है। ठीक है, तो वित्त मंत्री जो होते हैं ये जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों से कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो संस्थाएं होती हैं उसके अध्यक्ष हमारे वित्त मंत्री नहीं होते हैं, मगर जीएसटी का जो अध्यक्ष है वो हमारे वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, तो इससे कन्फ्यूज मत होइएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। और पूछ ले, अगर पहली जो जीएसटी समिति बनी थी, पहली जीएसटी जब बनी हुई थी समिति, तो उसके अध्यक्ष कौन थे पहली के? तो आपको पता होना चाहिए, 2017 में हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली सर। ठीक है, तो अरुण जेटली सर जो थे वो हमारे पहले जीएसटी के अध्यक्ष थे, अरुण जेटली। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी परिषद को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो भारत में जो जीएसटी परिषद है ये आपका 279A में रखा गया है। ठीक है, और 280 में क्या है आपका? कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा कि अनुच्छेद 280 में क्या है। नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य सम्मिलित हैं? तो जीएसटी परिषद जो होता है उसमें आपके टोटल 33 मेंबर्स हैं।
और ये कौन कौन से लोग होते हैं? तो एक आपका वित्त मंत्री होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यही इसके अध्यक्ष होते हैं, वित्त मंत्री ही। ठीक है, साथ ही साथ जो भी हमारे स्टेट्स हैं उसके जो वित्त मंत्री होंगे, राज्यों के वित्त मंत्री, वो होते हैं राज्यों के वित्त मंत्री। ठीक है, और साथ ही साथ आपके केंद्रीय मंत्री होते हैं, कुछ केंद्रीय राज्य मंत्री। माफ कीजिएगा, ठीक से लिखा नहीं पा रहा इस समय। नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद में राज्यों को कितना वोट का अधिकार है? तो जीएसटी परिषद में जो है राज्यों का जो अधिकार है वो 2/3 है। ठीक है, 2/3 राज्यों का है, तो केंद्र का कितना बचा? 1/3। ठीक है, मगर अगर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ये इंपॉर्टेंट है कि किसी बिल को अगर पास करना हो जीएसटी परिषद में तो उसके लिए कितना मत होना चाहिए? ठीक है, तो उसके लिए आपका होना चाहिए 3/4, अर्थात 75% मत से किसी बिल को पास किया जा सकता है। ठीक है, और अगर पूछ ले कि कोई बिल अगर पास करना है राज्य परिषद में, जीएसटी परिषद में, तो वहाँ कम से कम कितने लोग उपस्थित होने चाहिए? तो है आपका 1/2, 1/2 लोग उपस्थित होने चाहिए, लगभग 50% लोग उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, और राज्य का जो अधिकार है 2/3 है, केंद्र का जो है 1/3 है, और किसी बिल को पास करना है पूर्णतः तो उसके लिए 3/4 है, होना चाहिए। नेक्स्ट है, जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने टैक्स स्लैब हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ठीक है, आप इसको सही से कह सकते हैं कि 4+1 है, क्योंकि 4 आपके हैं जो अक्सर बुक में मिल जाते हैं, और एक है आपका 0%। ठीक है, 0% को भी आप टैक्स स्लैब में मान सकते हैं, लेकिन कई बुक्स में नहीं लिखा होता है, तो अगर एग्ज़ाम में आएगा तो दोनों ऑप्शन साथ में नहीं रहेंगे। मैंने दोनों इसलिए रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का स्लैब नहीं है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया, जीएसटी के टोटल 5 स्लैब हैं। ठीक है, जब इसमें 4 स्लैब्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ आपके 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, तो ये सभी आपका सही हो जाएगा। और एक जो स्लैब है वो है 0%। तो 0% का जो स्लैब है इसको कई जगह नहीं लिखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योंकि 0 में सब जानते हैं कुछ होता नहीं है, मगर ये स्लैब भी है। जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है? तो बता दें मैं आपको, अगर आप जीएसटी का चोरी कर रहे हैं तो आपको 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, और जीएसटी से जो राज्यों को नुकसान होता है उसकी भरपाई सरकार कब तक 100% तक करेगी? अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो इसका आंसर भी 5 साल ही है, कि राज्यों को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई 100% करने के लिए केंद्र सरकार ने वादा किया हुआ राज्यों से। नेक्स्ट है, जीएसटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो जीएसटी लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो है आपका असम। नेक्स्ट है, जीएसटी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? ये दूसरा राज्य भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ लेता है इसको कि जीएसटी लागू करने वाला देश का पहला गैर बीजेपी शासित राज्य कौन सा था? ठीक है, तो वो था आपका बिहार। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आया हुआ है कि दूसरा राज्य कौन सा है, या फिर पहला गैर बीजेपी शासित राज्य कौन सा था। ठीक है, तो है आपका बिहार। नेक्स्ट है, जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तो जो अंतिम राज्य था आपका वो है जम्मू कश्मीर। हालांकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, यूनियन टेरिटरी बन गया है। नेक्स्ट है, जीएसटी कितने प्रकार के कर हैं? तो जीएसटी के अंतर्गत टोटल 3 प्रकार के कर लगाए जाते हैं, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा। एक है आपका CGST, एक है SGST, एक है IGST। जो CGST होता है ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसमें केंद्र सरकार वहाँ पर लगाती है जहाँ इसमें को CGST को जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एकत्रित करती है। ठीक है, जो SGST है वो राज्यों में बिक्री के लिए राज्य सरकार द्वारा ये लगाया जाता है, और IGST जो है ये अंतर्राज्यीय, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आप सामान बेच रहे हैं तो वहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर द्वारा समाप्त कर दिया गया है? यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा GST द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो GST का मैंने फुल फॉर्म ही बताया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स जो है वो समाप्त कर दिया गया है GST के द्वारा।
ठीक है। बाकी आयकर, संपत्ति कर, निगम कर ये आपके लगाए जाते हैं। आयकर जो है हमारी सेंटर लगाती है, निगम कर भी हमारी सेंटर लगाती है। ठीक है। नेक्स्ट है जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने टैक्स समाहित हैं। तो जीएसटी के जो अंतर्गत है टोटल 17 टैक्स समाहित किए गए हैं। ठीक है। और 17 क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जीएसटी जो है एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। नेक्स्ट है जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने अधिभार समाहित हैं। तो जीएसटी के अंतर्गत टोटल 23 अधिभार जो हैं वो समाहित किए गए हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट है भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है। तो भारत जो है 161 नंबर्स का देश है जिसने जीएसटी लागू किया। भारत से पहले 160 देश थे जो जीएसटी लागू कर चुके थे। ठीक है। देख सकते हैं हम यहाँ पे भी थोड़ा पिछड़े रह गए। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम जीएसटी को कब प्रस्तावित किया गया था। तो मैं बता दूं सबसे पहले जीएसटी जो प्रस्तावित किया गया था वो है सन 2000 में। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। ठीक है। तो उस समय प्रस्तावित किया गया था और लागू कब किया गया, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है। नेक्स्ट है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नंबर में कुल कितने अंक होते हैं। तो जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें कुल 15 अंक होते हैं। आप देख सकते हैं कि हम एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो आप वीडियोस को थोड़ा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम कितना टर्नओवर होना चाहिए। तो जीएसटी में जो मिनिमम टर्नओवर है वो है आपका 20 लाख रुपया। अगर आपके पास कोई शॉप है या फिर कोई भी दुकान है आपके पास, अगर उसका टर्नओवर जो है वो 20 लाख है तो आप जीएसटी के दायरे में आते हैं, आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है। और टर्नओवर क्या होता है, एक साल में कुल कितनी कमाई हो रही है, कुल कितना लेन देन कितना का हो रहा है। ठीक है। वो आपका टर्नओवर होता है। तो 20 लाख का अगर टर्नओवर है तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और कोई विशेष राज्य है वहाँ पे कितना टर्नओवर होता है, सॉरी यहाँ राजस्थान में गलती से हुआ है क्वेश्चन आपका। विशेष राज्य में जीएसटी के अंतर्गत कितना टर्नओवर होना चाहिए। तो वो आपका टर्नओवर जो है 10 लाख होना चाहिए। ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। नेक्स्ट है ये यहाँ पे नोट एक मैं लिख दिया हूँ, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो जीएसटी के दायरे नहीं आता है। तो मैंने एक साथ लिख दिया है कि जो आटा है, नमक है, अखबार है या फिर बचत खाते जो भी हैं हमारे, या फिर जनधन खाता जो मोदी जी ने खुलवाया हुआ था उस पर जो बैंक के शुल्क आते हैं वो हुआ, या फिर जो शराब हुआ, या फिर जो पेट्रोलियम हुआ। ठीक है। या फिर जो रियल इस्टेट्स के होते हैं, रियल इस्टेट, फिर आपका बिजली हुआ और जो प्राकृतिक गैस हुआ। ये सब चीज़ें जो हैं वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती हैं। और भी चीज़ें हैं मगर इन्हीं से एग्जाम पूछता है अक्सर घुमा फिरा के। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसलिए मैंने इसको एक की जगह रख दिया है। ठीक है। आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। और आपसे मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आपके पेट के सिलेबस में ये टॉपिक है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। तो इस टॉपिक पे मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो लगभग 20 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो इस टॉपिक से बन सकते थे। तो मैंने इसको लेकर आया हूँ यहाँ पे सभी 20 क्वेश्चन को, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेरा ये आपसे वादा है कि इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा इस टॉपिक से। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इससे पहले हमने जो आपका टॉपिक है सिलेबस में जीएसटी उसको कवर किया हुआ है। इससे लगभग 30 प्रश्न थे। और उससे पहले हरित क्रांति को कवर किया हुआ है जिसमें 24 क्वेश्चन बन रहे थे। तो आप लोग अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाले भी वीडियोज भी आपको मिल सकें। हम इन सभी टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे और आपसे हमारा ये वादा है कि आपके 5 में 5 मार्क्स तो नहीं कहेंगे मगर 4 मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि 5 में 5 आना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है ऑपरेशन फ्लड को लेके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। हम हर एक टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो आपको बता दें कि ऑपरेशन फ्लड जो है आपका दुग्ध विकास से है। आप इसको
फ्लड से, बाढ़ नियंत्रण से मत समझ लीजिएगा कि बाढ़ होगा, ऐसा नहीं है, ये दूध विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किस भारतीय संगठन की अविस्मरणीय योजना रही है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑपरेशन फ्लड किसने शुरू किया, किस संस्था ने शुरू किया? तो ये जो था राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम ने शुरू किया था। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम आपको बता दें, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है, एक मिनट, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी सन 1965 में, और इसके जो संस्थापक थे वो थे आपके वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन के बारे में आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आगे जान जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, और ये शुरू हुआ था आपका 1964-65 में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब्सक्राइब करना भी भूल गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है? जैसा कि मैंने पहले ही कहा, आप वर्गीस कुरियन के बारे में जानते होंगे। जो वर्गीस कुरियन हैं यही आपके श्वेत क्रांति के जनक के रूप में लोकप्रिय हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ सही रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑपरेशन फ्लड को ही श्वेत क्रांति भी कहते हैं हम लोग। तो श्वेत क्रांति जो है आपकी सन 1970 में शुरू हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री कौन थी, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के कुल कितने चरण लागू हुए हैं? क्वेश्चन ये है आपका, कुल कितने चरण हुए श्वेत क्रांति के? तो श्वेत क्रांति के जो चरण रहे वो 3 रहे। कौन कौन से रहे इसको ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मैंने बताया, श्वेत क्रांति की शुरुआत है सन 1970 में हुआ। तो 1970 से 1980 तक जो है आपका पहला चरण था। जो दूसरा चरण था वो आपका 1980 से लेके 85 तक था। और जो तीसरा चरण था आपका ये 1985 से लेके 1996 तक था। ठीक है, 1996 तक। तो 3 चरण थे, इनके बारे में आप अच्छे याद कर लीजिएगा, कोई भी एक चरण पूछ सकता है। नेक्स्ट है, भारत में दूध उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस पशु का है? तो भारत में जो दूध का उत्पादन होता है उसमें सबसे अच्छा ज़्यादा हिस्सा जो है वो भैंस का होता है। कितने % भैंस दूध देती है? वो है आपका 55%। जो टोटल दूध मिलता है हमको उसका 50% जो है हमें भैंस से मिलता है, और 46% जो है ये हमको गाय से मिलता है, और जो 4% है ये हमें बकरी से मिलता है। तो जो टोटल दूध है आपका यही है। नेक्स्ट है, भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? तो भारत में जो है प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता जो है 406 ग्राम है। ये जो डाटा है लेटेस्ट डाटा है, जो कि आपका 2019-20 का है। ठीक है, इसके पहले हमारा 2013-14 की डाटा है, उसमें 307 ग्राम था। तो कई बुक में आपको ये मिल सकता है अगर बुक पुरानी है तो, और लेटेस्ट डाटा जो है आपका 2019 का ही है, तो ये सही आंसर है, 406 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसकी जो स्थापना हुई थी 1965 में हुई थी, और डेट था आपका 16 जुलाई। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ही है जिसने ऑपरेशन फ्लड शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के जो संस्थापक थे वो थे वर्गीस कुरियन, और वर्गीस कुरियन ने ही ऑपरेशन फ्लड या फिर श्वेत क्रांति शुरू किया था। नेक्स्ट है कि जनक माने जाते हैं, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय डेयरी निगम जो है इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। डेट था आपका 13 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए आंसर सहित, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको पेट के सिलेबस के अनुसार क्विज भी कराई जाती है,
तो आप उस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वो है राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान जो है आपका करनाल में है। और करनाल कहाँ पड़ता है? तो आप इसको गेस कर सकते हैं कि ये आपका हरियाणा पड़ता है, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में जो है भारत का विश्व में पहला स्थान है, और सेकंड स्थान भी जाना जरूरी है। सेकंड पे आपका अमेरिका आता है, और थर्ड पे आपका चीन आता है, और फोर्थ पे रूस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूल का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो अमूल का जो प्रधान कार्यालय है वो आपका आनंद में है। आनंद एक स्थान है, कहाँ पे है ये? गुजरात में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वो है आपका संतुलित आहार के तहत एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध पीने की सलाह दी जाती है? तो आप लोग नॉर्मली जानते ही होंगे कि जो सलाह दी जाती है वो 1 गिलास दूध का होता है। तो ये जो है आपका 226 ग्राम होता है। सही है इसका 226 ग्राम। गिलास का साइज़ तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो रियल में वेट है आपका वो 226 ग्राम का होता है कि 226 ग्राम पीना चाहिए एक मनुष्य को। नेक्स्ट है, दुग्ध पदार्थों के उत्पादन के मामले में संसार में पहला स्थान किस देश का है? तो देखिए, दूध के उत्पादन में जो है इंडिया पहले स्थान पे है, जैसा कि मैंने पीछे बताया। लेकिन दुग्ध पदार्थ जो है, मतलब दूध पदार्थ मीन्स जो प्रोडक्ट दूध से बनते हैं उनकी बात कर रहा है। तो इस मामले में ना भारत पहले स्थान पे है, ना अमेरिका, ना चीन। इस पर पहले स्थान पे हमारा डेनमार्क है। तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा कि हाँ, डेनमार्क जो है मिल्क प्रोडक्ट बनाने में फर्स्ट पे है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता सर्वाधिक है? तो भारत के पंजाब में जो है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है, और कितना है आपका? 800 ग्राम। अच्छा, मैंने पीछे बताया हुआ है आपको कि भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है, क्या आपको याद है? चलिए, आशा करता हूँ आपको याद होगा। वो था आपका 406 ग्राम। ठीक है। भारत में जो है ओवरऑल 406 ग्राम है, और पंजाब में हमारा 800 ग्राम है, लगभग 2 गुना। नेक्स्ट है, दुग्ध क्रांति के तृतीय चरण की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई? ठीक है। तो जो तृतीय चरण था, मैंने बताया जो पहला चरण था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार ला रहा हूँ, और थोड़ा सा बच्चे फंस सकते हैं यहाँ पे। तो पहला चरण जो था आपका 70 से 80, दूसरा जो था आपका 80 से 85, 1900 जोड़ लीजिएगा यहाँ पे, और तीसरा चरण जो था आपका 1985 से लेके 96 तक। ठीक है। तो ये आपके तीनों चरण थे। जो ये क्वेश्चन है आपका, अमूल की स्थापना कब हुई थी? तो अमूल की जो स्थापना है वो 1946 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पीछे बताया हूँ, आनंद में है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है इस चैप्टर से। ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे, तो संस्थापक में 2 लोग आते हैं, उनका आप नाम बता सकते हैं? तो उनका आप लोग नाम बताइएगा कि उनके संस्थापक कौन थे। एक तो आपके वर्गीस कुरियन थे, हालांकि इनका नाम नहीं आता है। आप जो दूसरे संस्थापक थे उनके बारे में बताइएगा। इसके अतिरिक्त मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर बताऊंगा कि इंटरनेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मिल्क डे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछ सकता है। और नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, ये भी बताइएगा। ये 3 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपको मोटिवेशन के लिए कोई वीडियो देखते हैं, हम अपने मोटिवेशन के लिए अपने सब्सक्रिप्शन देखते हैं। चलिए, धन्यवाद। वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पेट के बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे पेट के एग्जाम के लिए, जिससे आपका पेट में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एंकर क्रैक में स्वागत करता हूं।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, हम पेट के एग्ज़ाम को लेके इकोनॉमिक्स के क्लास को लेके आ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। आप ये पेट के सिलेबस को देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये टॉपिक है लिखा हुआ है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। इसी टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने हरित क्रांति, दूध विकास क्रांति और जीएसटी, इन 3 टॉपिक्स को एमसीक्यू के माध्यम से हल करवा दिया है और आज का जो हमारा टॉपिक है योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाएं। इसी तरह हम सभी टॉपिक्स को धीरे धीरे समाप्त करेंगे और एग्जाम से पहले आपका सभी टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कल से एक वीडियो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का आएगा और मॉडर्न हिस्ट्री में हम एमसीक्यू के माध्यम से पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त करेंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। धन्यवाद। पहला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जा चुका है? तो योजना आयोग द्वारा 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जा चुका है और ये 12वीं के बाद ही के दौरान ही 2015 में योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो जो योजना आयोग का गठन किया गया था वो था 1950 में। क्या डेट थी? 15 मार्च, क्योंकि डेट के साथ भी पूछ लेता है क्वेश्चन। और योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसका आंसर होगा के.सी. नियोगी, के.सी. नियोगी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1951 में शुरू हुआ था। तब को एक बता देते हैं बात कि जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं वो 1 अप्रैल से लागू होती हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ऑप्शन 1 अप्रैल होगा तो 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 2056 तक सभी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो लगभग 5 वर्ष तक की चली थी। केवल एक पंचवर्षीय योजना है जो अपवाद थी, वो केवल 4 वर्ष चली थी, बाकी सब 5 वर्ष थी। तो जहाँ भी आपको पूछे कि कौन सी योजना कब तक चली थी तो 5 वर्ष का गैप देखिए और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक देखिए। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि का विकास था। जैसा कि आप जानते हैं, आज़ादी के बाद हमारे देश में अनाज की कमी थी, तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई उसमें कृषि के विकास को ही प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना सबसे अधिक बल किस पर दिया गया? तो था आपका कृषि एवं सिंचाई। नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि पर ध्यान दे दिया, तो कृषि में हमारा विकास हुआ था। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने औद्योगिकरण की तरफ रुख किया, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो जैसा पहले आपने देखा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1956 तक चली थी, 31 मार्च। तो नेक्स्ट जो है 1 अप्रैल से शुरू होगी 1956 से 61 तक, 5 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जैसा कि अब मैंने ऊपर बताया, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड-डोमर मॉडल पर थी, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पर थी। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर जोर देती है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आपका औद्योगिक विकास पर जोर देती है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह संयंत्रों की स्थापना की गई थी? तो जैसा कि मैंने बताया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया था। तो आप जानते हैं कि औद्योगिक विकास के लिए आपके लौह संयंत्रों की स्थापना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लौह संयंत्र से ही आपके तरह तरह के हथियार बनते हैं या फिर साधन बनते हैं, जैसे आपका ट्रैक्टर हुआ, टाली हुआ, ये सब भी औद्योगिक संयंत्र से बनेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना।
नेक्स्ट है धोती पंचवर्षीय योजना में स्थापित 3 लौह संयंत्रों में शामिल है। तो धोती पंचवर्षीय योजना में जो है 3 लौह संयंत्रों की स्थापना की गई थी, वो थी भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो सही आंसर हो जाएगा सभी। अब कौन सी कहाँ पे थी और किसके द्वारा स्थापना की गई थी, इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है और इसको आप इकोनॉमिक्स से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये धोती पंचवर्षीय योजना बनी हुई है। तो भिलाई संयंत्र जो है यह है आपका छत्तीसगढ़ में, और इसका जो निर्माण किया गया था उसमें सहयोग किया था हमारे रसिया ने, ठीक है। और दुर्गापुर संयंत्र जो है ये जो है आपका वेस्ट बंगाल में है, और वेस्ट बंगाल में इसमें सहायता किया था यूके ने। अब दुर्गापुर का शायद कह सकते हैं कि दुर्गा पूजा जो है हमारी वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक होता है, आप जानते ही होंगे। तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, और राउरकेला जो है आपका उड़ीसा में है, इसका नाम आप सुने ही होंगे, और ये भी जो है यूके की सहायता से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास पर दिया गया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर दिया गया, दूसरे में औद्योगिक पर, और तीसरे में कृषि में विकास फिर से लाया गया दोबारा, ठीक है। तो पहले में कृषि पर दिया गया, दूसरे में औद्योगिक, तीसरे में कृषि में विकास। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, उद्देश्य बहुत पूछता है एग्जाम में। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो हरित क्रांति जो है आपका 1966 में था, तो ये इसका जो है आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना कौन सी मानी जाती है। तो पंचवर्षीय योजनाओं में जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो सर्वाधिक असफल मानी जाती है। इसका क्या कारण था, तो ये जान लीजिए आप। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल में ही आपका भारत चीन युद्ध हुआ था, और इसी में आपका भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था। इसके साथ ही साथ इसमें भारत में अकाल भी पड़ गया था, तो जिसमें लक्ष्य था आपका 5.6% का, इसकी जगह केवल इसका आधा ही 2.8% ही हासिल हुआ था। तो इसलिए इसको योजना आयोग के इतिहास में सबसे असफल योजना माना जाता है। नेक्स्ट है भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित की गई थी। तो जो योजना अवकाश है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद ही घोषित की गई थी। नेक्स्ट है जो योजना अवकाश था इसका काल क्या था। तो जो योजना अवकाश था आपका 1966 से 69 के बीच में था। जैसा कि आपको पता है तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है आपकी 61 से 66 तक थी, तो 66 के बाद 69 तक योजना अवकाश रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना कब चली थी। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है आपकी 69 से लेके 74 तक चली थी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ये 74 रहेगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथी पंचवर्षीय योजना का किस पर बल दिया गया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है आपका आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है वो D.R. गॉडगिल ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चालू रही। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना इकलौती ऐसी योजना है जो केवल 4 वर्षों तक लागू रही, और इसका कार्यकाल था 1 अप्रैल 1974 से लेके 31 मार्च 1978 तक। 1978 में आपका जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, तो उसने इस योजना को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन व आत्मनिर्भरता था। हालांकि आपने सुना होगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन भी है, तो सही है, वो भी इसमें है, मगर कृषि उत्पादन व आत्मनिर्भरता यहाँ ज़्यादा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो आपातकाल की जो घोषणा है यही पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ये जो भी काल आ रहे हैं कि कौन सी घटना कब हुई थी, अगर आप इतिहास का अच्छा ज्ञान रखते हैं तो आप इसको वो आराम से लगा सकते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन सी घटना हुई थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि दोस्त की सफलता की जिम्मेदारी भी आपकी होती है,
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष चली थी? जैसा कि मैंने पहले बताया, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपकी 4 वर्ष चली थी, 74 से लेके 78 तक। नेक्स्ट है, दूसरा योजनावकाश कब घोषित किया गया था? तो जो दूसरा योजनावकाश है वो 78 से 80 के बीच में किया गया था, क्योंकि जब जनता सरकार आ गई तो उसने खत्म कर दिया था पंचवर्षीय योजनाओं को, और उसके जगह पर इन्होंने अनवरत योजना शुरू किया था। पंचवर्षीय योजना को ही, जो योजनावकाश था दूसरा, उसको ही अनवरत योजना कहते हैं। और ये जो है गुन्नार मेंडल द्वारा किया गया था। गुन्नार मेंडल की एक पुस्तक है एशियन ड्रामा, उसी में इन्होंने इसके बारे में लिखा था, अनवरत योजना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? जैसा कि आपने वहाँ देखा, 1978 में जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है और 2 साल तक अनवरत योजना चलती है। तो 1980 से जो आपका है 85 तक ये छठी पंचवर्षीय योजना चलती है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। और ये जो है आपका आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। तो छठी पंचवर्षीय योजना है आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ साथ नाबार्ड बैंक की स्थापना भी था। नेक्स्ट है, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो जैसा कि आपने देखा, छठी जो है आपका 1990 में समाप्त हुआ था, 1985 में समाप्त हुआ था। तो 7वीं जो है 85 से 90 तक चलेगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना पर सर्वाधिक बल किस पर दिया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना पर जो है बल दिया गया था रोजगार व शिक्षा पर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जवाहर रोजगार योजना का शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत जो है 1989 है। तो ये जो है आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में आएगा। नेक्स्ट है, तीसरा योजनावकाश कब घोषित किया गया था? तो ये जो योजनावकाश है 1990 से लेके 1992 के मध्य किया गया था। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, इसी समय भारत में आर्थिक सुधार किए गए थे, और आर्थिक सुधार के बारे में जो वीडियो है ये हम नेक्स्ट आगे बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के आर्थिक सुधार भी हमारे पेट के सिलेबस में दिया हुआ है, तो उसका हम वहाँ पे अध्ययन करेंगे। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अपने दोस्तों को शेयर भी नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए। आगे देखते हैं हम, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 90 से 92 तक यह योजना अवकाश था। उसके बाद 92 से 97 तक हमारा 8वीं पंचवर्षीय योजना चली। नेक्स्ट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसका जो मुख्य उद्देश्य था, लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो है इसकी जो शुरुआत है 1993 में किया गया था। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 8वीं पंचवर्षीय योजना में आ जाती है। नेक्स्ट है, 9वीं पंचवर्षीय योजना से कब तक चली थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपकी 1997 से 2002 तक चली थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 2002 से 2007 तक जो है आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। नेक्स्ट है, 10वीं पंचवर्षीय योजना पर किसका विकास दिया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका गरीबी उन्मूलन पर ध्यान दिया गया था यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ भी बेरोजगारी को समाप्त करने पे विचार किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? यकीन मानिए इस क्वेश्चन पे बहुत लोगों को डाउट होता है, क्योंकि इसी बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना करते हैं। तो लोगों को लगता है 2015 सही आंसर होगा, क्योंकि 2015 में ही नीति आयोग का स्थापना हुआ था, मगर ऐसा नहीं है। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल 1 अप्रैल से
1 अप्रैल 2012 से लेके 2017 तक चली थी, तो इसको सही आंसर माना जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है योजना आयोग 2012 में समाप्त कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो इसके स्थान पर किसकी स्थापना की गई? तो जैसा कि मैंने पहले बताया, इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए होंगे और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे, ये हमारा विश्वास है। चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एंड क्रैक में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पेट के एग्ज़ाम में आपका जो 5 मार्क्स के हैं इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे, तो हम इसी इकोनॉमिक्स को अभी टारगेट करके वीडियो बना रहे हैं। और इससे पहले मैंने जीएसटी को कवर किया हुआ था, जिसमें आपको सभी क्वेश्चंस लगभग 30 क्वेश्चंस थे। वो सभी क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। ठीक उसी तरह मैं आज के टॉपिक हरित क्रांति को लेकर आया हूँ, और हरित क्रांति में यहाँ 24 क्वेश्चन हैं। 24 क्वेश्चन मिले जो महत्वपूर्ण थे बहुत ज़्यादा, और एग्जाम में पूछे गए थे, फिर पूछे जाने की संभावना थी, तो मैं एनी 24 को लेकर आया हूँ। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो जीएसटी वाली वीडियो को भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स कराए जा रहे हैं आपको, वो सब मिला के 5 मार्क्स आपको दे देंगे पेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप कर लीजिए इसको। और मेरा नाम है अमन गिरी, और मैंने मास्टर्स किया हुआ इकोनॉमिक्स में ही। तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग करना भूल जाते हैं। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और आपके सब्सक्रिप्शन ही हमारी मोटिवेशन होता है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और कोई भी डाउट हो इस टॉपिक को लेके, या फिर कोई भी सजेशंस हो आपको, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, ऐसा सहित पीडीएफ मिलेगा। तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। धन्यवाद। आज का पहला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? जैसा कि आप जानते हैं, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत है वो 1966-67 में की गई थी। तो ये दशक के हिसाब से हो जाएगा 1970 के दशक में। यहाँ पे आप 1960 दशक से कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो दशक है आगे आगे के लिए जोड़ा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 20वीं शताब्दी अगर कह रहा है, तो इसका अर्थ है 1901 से लेके सन 2000 तक। ठीक है, ऐसे ही अगर 1970 का दशक कह रहा है, तो इसका अर्थ हुआ 1961 से लेके 1970 तक। ठीक है, तो इसी बीच में आपका ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर मैंने लिख दिया हुआ है, जिससे आप पीडीएफ से ही पढ़ सकें। और आपको वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ और रिवीजन कर लीजिएगा यहाँ से एग्जाम से पहले, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति का प्रयोग किया? तो जो आपकी हरित क्रांति थी, ठीक है, उसी को सदाबहार क्रांति के रूप में हमारे MS स्वामीनाथन ने किया था। ठीक है, और यही हमारे जनक हैं भारत में हरित क्रांति के। नेक्स्ट है, आंसर सभी दिए हुए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब मिल जाएगा आपको पीडीएफ। यह हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? तो हरित क्रांति जो शब्द है, इसके प्रतिपादक जो थे विलियम गॉड थे। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्सर लड़के इसको कन्फ्यूज हो जाते हैं स्वामीनाथन के साथ या फिर नॉर्मन बोरलॉग के साथ। नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति की शुरुआत की हुई थी, लेकिन जो शब्द है हरित क्रांति, ये विलियम गॉड ने दिया हुआ था। ठीक है, और MS स्वामीनाथन भारत में जनक है हरित क्रांति के। ओह सॉरी, माफ़ कीजिएगा, आंसर पहले से दिखाई दे रहा है, पर कोई नहीं, इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही गया है। नेक्स्ट है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत है ये 1960-61 में हुई थी। ठीक है, इसका जो लक्ष्य था वो था कि आय बढ़ाना, जो भी किसान है उनकी आय बढ़ाना। तो ये भी आपका हरित क्रांति की तरफ ही लोग इसमें ले जाया जा रहा था, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत है आपका 1960-61 में हुआ। ठीक है, और गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत है ये 1964-65 में हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले जिला की तरफ गए, फिर अब क्षेत्र की तरफ आए हैं। ठीक है, तो पहले जिला में विकास हुआ कृषि का, फिर क्षेत्र में हुआ, क्योंकि जो भी हमारा राज्य है, वो जो पावर है वो सेंटर से
गांव की तरफ आता है, तो आप देख सकते हैं कि पहले जिला की तरफ गया फिर क्षेत्र की तरफ आया है। तो इससे ट्रिक से याद कर सकते हैं आप, कन्फ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो पहले ही बता चुका हूँ 1966 में, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाँ ये भी ध्यान दीजिएगा कि उस समय थर्ड पंचवर्षीय योजना थी। हालांकि आपको कन्फ्यूजन होगा अगर ऑप्शन में आ जाए, आना नहीं चाहिए कि थर्ड पंचवर्षीय योजना थी या फिर योजना अवकाश था, ऐसा आना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आता है तो क्वेश्चन को हो सकता है कि कोर्ट में ले जा सके, इसलिए ऐसा आता नहीं है कभी भी एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो आपके नॉर्मन बोरलॉग, जो कि अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है, ओह ये क्वेश्चन यहाँ पे है, नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले हैं? जैसा मैंने पहले बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं। और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया हुआ है वो किया था मैक्सिको में, और गेहूँ पे प्रयोग किया था इन्होंने, गेहूँ के बीज पे, ठीक है। रहने वाले हैं अमेरिका के और प्रयोग जो की हैं मैक्सिको में। हाँ, चूँकि नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति की खोज की थी, हरित क्रांति की शुरुआत की थी, जिससे जो हमारे विश्व में जो खाने की समस्या थी उसका समाधान हुआ, तो इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। तो इम्पोर्टेंट होता है कि इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो ये उनको मिला है 1970 में, ठीक है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत की हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो पहले ही बताया, एम एस स्वामीनाथन जो है वो हैं भारत में हरित क्रांति के जनक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति के संदर्भित है? तो हरी खाद का प्रयोग, फसलों का उच्च उत्पादन, उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम, हरित वनस्पति। तो इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम, क्योंकि इसका इंग्लिश में अगर देखेंगे आप तो वो होगा HYVP, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैराइटीज प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हरित क्रांति का एक नाम भी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और हरित क्रांति को बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हरित क्रांति में हरी खाद का प्रयोग नहीं किया गया था, जबकि रासायनिकों का प्रयोग किया जाने लगा, नाइट्रोजन फास्फोरस इन सब का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया गया? तो हरित क्रांति पर में आपका रासायनिक खादों का प्रयोग हाँ दिया गया था, HYV बीजों का प्रयोग तो हाँ, हाई यील्डिंग वैराइटीज का प्रयोग किया गया, कीटनाशकों का बेहतर प्रयोग किया गया था, तो उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति जब हुई तो किस बीज पर इसकी शुरुआत हुई थी? ठीक है, तो ये शुरुआत हुआ था आपका गेहूं पे। मैक्सिको में भी जब रिसर्च हुआ तो गेहूं पे ही हुआ, और भारत में भी इसकी शुरुआत गेहूं से ही हुई, ठीक है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के दौरान चावल का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हरित क्रांति में जो है सबसे अधिक जो वृद्धि हुई उत्पादन में वो गेहूं में हुई। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आपका चावल का उत्पादन गिर गया, वो बढ़ा लेकिन बहुत धीमी तरीके से बढ़ा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंशिक रूप से बढ़ा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं। तो पीएट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए भी, जहाँ भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हरित क्रांति में क्या है आपका, गेहूं पे फोकस हुआ, ठीक है। और बता दूं मैं, गेहूं मोटा अनाज नहीं है, ठीक है। मोटा अनाज क्या है, बाजरा हुआ, जौ हुआ, ये सब मोटे अनाज हैं। तो जब हरित क्रांति आ गई और गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होने लगा, तो गेहूं को भी जहाँ बाजरा बोया जाता था या फिर जौ, वहाँ पे बोया जाने लगा, तो उनके में आंशिक कमी हुई, ठीक है। तो उनमें कमी हुई थी तेज़ी से, ठीक है। तो मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी हुई थी। नेक्स्ट है, द्वितीय हरित क्रांति के उद्देश्य किन फसलों के उत्पादन के लिए था? तो पहली हरित क्रांति में आपका जो कि अनाज की कमी थी देश में, तो हुआ तो फिर कैसे भी उत्पादन बढ़ाया जाए, तो गेहूं पे उत्पादन बढ़ाया गया। लेकिन द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो उसमें सभी फसलों पर इस पूरी तरह से विकास होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उस पर फोकस किया गया। तो इसमें चावल, तिलहन, दलहन सभी का विकास किया गया। तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के लिए बुनियादी तत्व निम्नलिखित में क्या था? तो हरित क्रांति का उद्देश्य हमारा क्या था, उत्पादन को बढ़ाना, जिससे भुखमरी मिटाई जा सके दुनिया में, ठीक है। तो इसका जो आपका खेती के क्षेत्रों का विस्तार करना, हाँ,
क्योंकि खेती का क्षेत्र ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा उत्पादन होगा। दोहरी फसल का विचार, हाँ, क्योंकि इससे पहले ये होता था कि लोग केवल एक खेत में, एक वर्ष में केवल एक ही खेती करते थे, केवल गेहूँ का या फिर केवल धान का ही। वो सही के तरीके से, चरणबद्ध तरीके से खेती नहीं कर पा रहे थे, तो दोहरी फसल का उत्पादन किया गया। फिर जो बीज हैं वो अच्छी गुणवत्ता के उपयोग करने लगे, तो ये भी सही है। तो सभी यहाँ पे ऑप्शन सही है, ठीक है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल में वृद्धि हुई? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, गेहूं पे हुआ था ये काम, ठीक है, गेहूं में बहुत ही तेजी से वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया था? तो जो हरित क्रांति है, इसका जो उद्देश्य आपका है ज़्यादा उत्पादन करना, और यहाँ पे उत्पादन करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी वो थी आपकी पानी की समस्या ना हो, देश जो धरती है वो उपजाऊ हो, ये सब भी होना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें आपकी मिलती थी पंजाब में, और पंजाब ही इसमें सबसे पहले यहीं शुरू किया गया, पंजाब में ही। आप अभी भी देख सकते हैं कि पंजाब ही वो राज्य है जो गेहूँ का प्रति हेक्टेयर बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ऐसे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है। इसका कमेंट बॉक्स में जरूर ऐसा बताइएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हरित सोना क्रांति को हरित क्रांति से मत समझ लीजिएगा, क्योंकि हरित क्रांति हरित सोना क्रांति जो है हरित क्रांति से बहुत ही अलग है। ये जो है बांस के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि बांस क्या है, झाड़ है या फिर पेड़ है, क्या है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, नॉर्मन बोरलॉग ने अपना प्रयोग किस देश में किया था? जैसा कि मैंने पहले बताया, नॉर्मन बोरलॉग जो है अमेरिका के निवासी थे, ठीक है, अमेरिका के निवासी थे, मगर इन्होंने जो अपना प्रयोग किया वो किया मैक्सिको में, ठीक है, मैक्सिको में। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मैक्सिको। नेक्स्ट है, हरित क्रांति को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हरित क्रांति जो है आपकी सदाबहार क्रांति हमारे स्वामीनाथन जी ने कहा था। HYVP मैंने बताया ही कि इसका फुल फॉर्म होता है, लिख देता हूँ मैं, हाई यील्डिंग, माफ कीजिए राइटिंग थोड़ी बेकार है, वैराइटीज प्रोग्राम, GRAMME, ठीक है। तो HYVP का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में, क्या होता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन A और B दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ा? तो हरित क्रांति से विभिन्न राज्यों में असमानता में वृद्धि हुई। तो हाँ, ऐसा हुआ था, क्योंकि दरअसल बात ऐसी थी कि जो राज्य ज़्यादा उपजाऊ थे या फिर जहाँ पे पानी की समस्या नहीं थी, उन्होंने तेज़ी से विकास किया, क्योंकि कृषि वहाँ पे तेज़ी से उत्पादन बढ़ा, उनका विकास भी तेज़ी से हो गया। और जिन राज्यों में कमी थी, वहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ नहीं थी, तो वो पिछड़े रह गए, तो इससे असमानता में वृद्धि हुआ। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि हाँ नहीं सबका विकास हुआ होगा, तो ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, और बाकी सब ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी समानता में वृद्धि हुई तो गलत है, और मोटे अनाजों के क्षेत्र में वृद्धि हुई तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मोटे अनाजों के क्षेत्रों के स्थान पे ही इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है, किस पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी हरित क्रांति की? तो हरित क्रांति की शुरुआत है, आप बता चुका हूँ, 1966 में हुआ था, जो कि आपकी थर्ड पंचवर्षीय योजना में पड़ता है, ठीक है। अगर ऑप्शंस में आपका योजना अवकाश भी रहे, ठीक है, तो आप योजना अवकाश के साथ जाइएगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे ऑप्शंस में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत होती है और हमें और अधिक वीडियो बनाने का मोटिवेशन देती है। और जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा, वो रहेगा हमारा ऑपरेशन फ्लड से, ठीक है। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।